सो यहां से हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं डिवेंचर चैप्टर का। इशू डिवेंचर में अभी तक हमने कितने टॉपिक किए हैं? नंबर 1, फर्स्ट जो लेक्चर था वो थ्योरेटिकल था, थ्योरी बेस्ड था फर्स्ट लेक्चर। सेकंड, इशू डिवेंचर फॉर कैश। देन थर्ड लेक्चर, बताइए, इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, जिसमें प्रीवियस डाउट्स क्वेश्चंस के साथ हमने ये टॉपिक किया था। फिर फोर्थ लेक्चर हुआ संडे को, दैट वाज ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट। तो ये एक वन लेक्चर कह सकते हो आप इसको। ये जो नॉलेज है वो एक ही लेक्चर है कि हमें जनेंटिस पास करनी है। बट अभी हम एक डिफरेंट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है, लिखिए एवरीवन, इशू ऑफ डिवेंचर। क्योंकि अभी तक हम किस टॉपिक के अंदर थे? मैंने अभी क्यों रिपीट किया? हमने चाहे इंटरेस्ट की एंटिस पास की या टर्म्स ऑफ रिडम्पशन के साथ किया, हमारा टॉपिक एक ही था, सिंगल वन एंड ओनली टॉपिक। क्या था नाम उसका? यस, इशू डिवेंचर्स फॉर कैश। लेकिन अब ये टॉपिक चेंज हो जाएगा। दैट्स वाई हम इस चैप्टर के दो पार्ट्स कर सकते हैं। एक, जब हम डिवेंचर्स कैश के अगेंस्ट, मींस हमारे पास बैंक बैलेंस आता है, उसके अगेंस्ट इशू करते हैं। और दूसरा, फॉर व्हाट? consideration of cash. यस, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये हेडिंग लिख लीजिए। अब हम जो डिवेंचर इशू करेंगे बेटा, वो कैश के अगेंस्ट नहीं करेंगे। मींस हमारे पास बैंक नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा? क्या आएगा? Assets and liabilities. इसको मैं बेटा दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। बिकॉज जब हम इस टॉपिक को देखते हैं, आपने शेयर्स में भी किया था ये टॉपिक, बिल्कुल डिट्टो शेयर जैसा है। डिफरेंस दो ही हैं। एक, हमने शेयर कैपिटल को क्या लिखना है? डिवेंचर, 9% डिवेंचर से। सेकंड, शेयर्स में एट पार और प्रीमियम था, यहां डिस्काउंट भी ऐड हो जाएगा। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। देखिए भाई, तो इशू शेयर के टाइम जो एक्सपीरियंस था उसको यूज करिए और चेक करो कि आपके पास दो ही केस बनते हैं। एक, जब हम किसी से कोई एसेट टेक ओवर करते हैं, एसेट के अगेंस्ट हम शेयर इशू करते हैं। तो व्हेन एनी एसेट इज टेकन ओवर, या एक एसेट होती है या एसेट्स होती है बेटा ये। तो व्हेन ओनली एसेट्स लिख सकते हैं हम, व्हेन ओनली एसेट्स आर टेकन ओवर या परचेज्ड, एक ही बात है। दूसरा केस क्या होता है? When liabilities are taken over. यस, यू कैन से व्हेन बिजनेस इज परचेज्ड बेटा, व्हेन बिजनेस इज परचेज्ड। और जब हम बिजनेस परचेज करेंगे तो क्या होगा? हमें उस बिजनेस की एसेट्स भी मिलेंगी और साथ में जैसे राइट्स के साथ ड्यूटीज भी मिलती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साथ आती हैं। तो जितना बड़ा राइट है या आपके पास जितनी बड़ी पावर है, उतनी ही ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साथ में आती हैं। तो ऐसे बेटा, जब आप एक बिजनेस भी तो एक इट्स ए पावर, जब आप एक बिजनेस परचेज कर रहे हो, जब आपको एक पावर मिल रही है, तो उसके साथ एसेट्स भी आएंगी और लायबिलिटीज भी आएंगी, दोनों चीजें आएंगी। तो इसलिए मैं जितने भी क्वेश्चन देखता हूँ वेंडर केस के, इलस्ट्रेशन से लेकर अनसोल्ड तक आज तक जितने भी बने हैं, उसमें दो ही केस बनते हैं। एक, जब हम सिर्फ कोई एसेट परचेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, या तीनों, है ना, एसेट या एसेट्स। लेकिन वहां हम किसी का बिजनेस परचेज नहीं करते, यहां हम किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं। एंड दिस केस इज इंपॉर्टेंट, यू ऑल नो, बिकॉज एग्जाम में यही केस आता है। बिकॉज जब हम बिजनेस परचेज करते हैं तो यहां पे दो केसेस बनते हैं। कौन से दो केस बनते हैं एवरीवन?
तो जब डेबिट साइड ज्यादा होती है तो क्रेडिट साइड ज्यादा होती है। वेरी गुड। बिकॉज जब हम इस तरह से फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, है ना, माइंड मैपिंग भी बोलते हैं इसको, इट्स ए टेक्निक ऑफ माइंड मैपिंग, कि हमारे माइंड में क्या क्या है। इस टाइम देखो मेरे माइंड में क्या क्या है, मैं उसको एक मैप बना दूंगा, फ्लो चार्ट, माइंड मैपिंग, कुछ भी बोल सकते हो उसको आप। लेकिन ये बेटर वे होता है पूरे टॉपिक को एक पेज पे लेके आने का। अब इसमें दो केसेस बनते हैं। अगर एसेट्स की वैल्यू लायबिलिटी से ज्यादा होगी तो हमें गेन होगा, राइट, पक्का ना। और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू एसेट से ज्यादा है तो मुझे क्या होगा, लॉस। लॉस होगा। उस गेन का नेम क्या रखते हैं हम, कैपिटल रिजर्व। वेरी गुड। तो इट मीन सब आता है हमें, क्योंकि ये कुछ नया टॉपिक नहीं है। और लॉस का नेम, गुडविल। गुडविल एक लॉस तो नहीं है, तो मैं लॉस वर्ड यहां से हटा रहा हूं। तो आई कैन से कि इनटेंजिबल मैं एक इनटेंजिबल एसेट भी परचेज कर रहा हूं जो मुझे दिख नहीं रही, क्योंकि यहाँ लायबिलिटीज एसेट से ज्यादा है ना, लेकिन वो तो अभी होता ही नहीं पॉसिबल। अच्छा, लायबिलिटीज का मेरा यहाँ मीनिंग हमेशा जब मैं लायबिलिटीज बोलता हूँ अकेला, तो वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, यू नो। लायबिलिटीज मीन्स आउटसाइड लायबिलिटी एंड कैपिटल। ऐसे ही यहां भी अगर मेरी लायबिलिटी और कैपिटल अमाउंट मेरी एसेट से ज्यादा है, अब आपको पता है ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स में डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट होता है। तो हमें उस डिफरेंस को, उस बैलेंस फिगर को फिल करने के लिए उसे या तो अपना फायदा मानना है कि मुझे फायदा हो गया, कैपिटल गेन हो गया, और कोई भी कैपिटल गेन कैपिटल रिजर्व में जाता है, या मुझे ये मानना है कि मैं यहाँ कोई एक ऐसी एसेट भी परचेज कर रहा हूँ जो दिख नहीं रही है। वो पेटेंट ट्रेडमार्क भी हो सकता है, बट नॉर्मली हम उसको गुडविल बोलते हैं, क्योंकि हम उस कंपनी का ब्रांड नेम परचेज कर रहे हैं या उस कंपनी की रेपुटेशन को यूज करने वाले हैं। तो वहां हम डेफिनेटली जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो उस कंपनी की गुडविल पे कर रहे हैं, जो सामने से दिख नहीं रही। सामने से क्या दिख रहा है, वी आर परचेजिंग लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बट जो नहीं दिख रहा वो एसेट है। तो लॉस नहीं है, इट इज ऑलवेज ए इंटेंजिबल एसेट। लॉस होता तो मैं बोलता फिक्टिशियस एसेट, है ना। कई बार गुडविल को बोलते हैं ना कि शायद ये फिक्टिशियस एसेट तो नहीं है, कहीं लॉस तो नहीं, लॉस तो नहीं है, क्योंकि तुम्हें एक ब्रांड वैल्यू मिल रही है, तो दैट इज योर इंटेंजिबल एसेट। उस हिसाब से कैपिटल गेन या इंटेंजिबल एसेट वहां पे क्रिएट होती है। दिस इज द ओवरऑल व्यू जिसको भी हम करने वाले हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को? ओके। सो अगर हम एक एसेट परचेज करते हैं तो मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ टॉपिक, देन फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट बेटा, ये सब तो समझने वाली बात थी, आपने लिखना है तो लिख लेना इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी, क्योंकि एग्जाम में तो यही केस आता है। नाउ अगर आप कोई एक एसेट परचेज करने वाले हो, लिसन, व्हेन यू आर परचेजिंग ओनली वन एसेट, तो एंट्रीज क्या बनती हैं। सो टॉपिक वन लीजिए, वन टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, व्हेन ओनली एसेट्स आर परचेज्ड, तो एंट्री क्या बनती है एवरीवन? एसेट अकाउंट डेबिट टू द सप्लायर। यस, वो एक स्पेसिफिक एसेट का नेम हो जाएगा, उसका जो भी नेम होगा, ऑब्वियसली कोई ना कोई नेम तो दिया होगा। एसेट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, यस, उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में वेंडर कहते हैं। अदरवाइज अगर उसका नेम गिवन हो गणेश एंड सन्स, तो हम वो लिख देंगे टू गणेश एंड सन्स, या हम सप्लायर भी बोल सकते हैं, या वेंडर। मोस्टली नेम गिवन होते हैं। अगर हम कोई मशीन परचेज कर रहे हैं तो मे बी उसका है गणेश मशीन मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कुछ ऐसा नेम हो सकता है। तो वेंडर या पर्टिकुलर जो नेम होगा वो लिखते हैं हम यहाँ पे। अगर नेम गिवन होगा तो फिर नेम ही आएगा, अदरवाइज कॉमन नेम क्या है, वेंडर, अगर नेम गिवन ना हो। ये भी हमें पता है पहले से। सेकंड, अब जब हम इस वेंडर को पेमेंट करेंगे, यू नो, तो हमारे पास क्या क्या केसेस बनते हैं। वेंडर डेबिट, अच्छा नेम के साथ अकाउंट वर्ड लगाना है तो पोस्ट ऑफ एस लगती है, अदरवाइज सीधा नेम लिखते हैं हम, ये हमें पता है पहले से। वेंडर डेबिट,
पहला केस क्या है बेटा? या तो हम बैंक से माइनस करते हैं, या तो तो बैंक से। या तो हम पेमेंट कैश में करते हैं, कुछ एक पेमेंट हम पार्ट पेमेंट कैश में कर सकते हैं, चेक के थ्रू या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं, तो भी टू बैंक आएगा, या हम उनको एक अपना बिल्स रिसीवेबल भी इशू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 3 लाख रुपीज की एक एसेट परचेज की, तो आप 3 लाख के अगेंस्ट अगर 3 लाख रुपीज पे कर देते हो, तो फिर तो डिवेंचर इशू करने की जरूरत ही नहीं है, राइट एवरीवन? तो ऑब्वियसली है ना कि यहां हम 3 लाख के अगेंस्ट 3 लाख नहीं देंगे, एक पार्ट पेमेंट करेंगे। तो हमारे बीच में डिस्कशन हो सकती है वेंडर और कंपनी के बीच में कि हम आपको 10% कैश देंगे या चेक देंगे या एक बिल रिसीवेबल यहां पर हम देंगे आपको जो हमारे पास पहले से पड़ा है, या कंपनी के लिए वो क्या हो जाएगा, मैंने बाय मिस्टेक बिल रिसीवेबल लिख दिया, कंपनी के लिए वो क्या हो जाएगा, क्या? बिल्स पेबल। हाँ, बिल्स रिसीवेबल तब हो सकता है जब किसी डेटर का बीआर पड़ा हो, वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास कि टू बिल रिसीवेबल लिख दिया, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी वो बीआर पड़ा था एक, जैसे हम बिल्स चेंज चैप्टर में करते हैं। आजकल प्लस वन की क्लास में वो चैप्टर चल रहा है कि मेरे पास किसी डेटर से बीआर आया था और वो मैंने आगे एंडोर्स कर दिया, तो वो केस अगर हो तो। अदरवाइज तो वेंडर एक कंपनी पे मींस आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ करेगा जिसे आप एक्सेप्ट करोगे। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं 3 लाख की एक एसेट परचेज करता हूं, तो मैं उसका एक पार्ट पेमेंट कैश में, चेक या ड्राफ्ट, चेक या ड्राफ्ट, कोई भी वर्ड यूज करते हैं, वो आपके लिए टू बैंक ही रहेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? चेक और ड्राफ्ट में कोई डिफरेंस नहीं बेटा, ड्राफ्ट भी एक चेक ही होता है, बट चेक डिसऑनर हो सकता है, आपके अकाउंट में पैसे हो या ना हो, आप किसी को भी चेक इशू कर सकते हो, चेक बुक आपके पास है, चेक ही बनाना है, जस्ट लिखना ही तो है उसके अंदर। बट ड्राफ्ट बैंक के थ्रू बनता है, वो भी तब जब अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तब बनेगा। तो बैंक आपके अकाउंट से पहले ही पैसे निकाल लेते हैं, तो ड्राफ्ट कभी भी डिसऑनर नहीं होता। इसलिए जो बड़ी पेमेंट्स हैं वो ड्राफ्ट के थ्रू, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो वहां बैंक ड्राफ्ट बनेगा, चेक इस वहां पे चलता नहीं है। तो चेक या ड्राफ्ट दोनों ही केस में पैसा बैंक से जाना है, या आपके ऊपर एक बिल पेबल लिखा गया जिसे आपने एक्सेप्ट किया है। रेस्ट जो पेमेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूं अभी, वो किसके थ्रू पे की जाएगी? रेस्ट पेमेंट डिवेंचर इशू करके। लेकिन यहाँ पे 3 केसेस हैं। जब हम डिवेंचर इशू करेंगे तो यहाँ पे बेटा 3 केसेस बनते हैं। कौन कौन से 3 केसेस? नंबर 1, डिस्काउंट पावर और हाँ, लेकिन तीनों ही केस में एक कॉमन बात है, तीनों केस में बेटा एक ही कॉमन बात है, वो ये कि जो डिवेंचर्स हैं वो तो फेस वैल्यू पे ही इशू होने हैं। डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे ही रहते हैं। मींस आप जितने भी डिवेंचर इशू करोगे, जैसे मेरा यहाँ पे एग्जांपल है कि मैंने यहाँ पर 2700 डिवेंचर्स इशू किए हैं ऑफ ₹100 ईच। अब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर्स चाहे इंक्रीज कर लूं या डिक्रीज कर लूं, ज्यादा इशू करूं नंबर्स या कम इशू करूं, वो नंबर्स का फर्क है, फेस वैल्यू सेम आएगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मुझे आप लोगों को 2000 रुपीज पे करनी है, तो मेरे पास ऑप्शन है 2000 का एक नोट, 500 के 4 नोट, ठीक है, और 10 रुपीज के 200 नोट भी दे सकता हूँ मैं आपको, मेरी ऑप्शन है वो। तो मैं किसी भी डिनोमिनेशन में करेंसी पे कर सकता हूँ आपको, क्योंकि तीनों ही केस में आपके पास कितने जा रहे हैं? 2000। तो जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो मेन होता है कि 2000 देने हैं। आपके पास क्या है करेंसी नोट? 500, 500, 2000 या 100, क्या है या 200। उस वे में आप उसको पेमेंट कर सकते हो या मिक्स करके कर सकते हो। तो नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, मेरा कहने का मतलब है। आपने किसी को 4 नोट दिए 500 के, डजंट मीन कि आप ज्यादा दे रहे हो, तब भी वो 2000 ही बन रहे हैं। तो इसलिए नंबर्स की यहाँ गेम है। वेंडर केस में सिर्फ एक ही गेम है नंबर्स की, लेकिन जब तुम मल्टीप्लाई करोगे उसको तो बेटा बनेगा 270 ही। बट अभी फिलहाल जो आपके सामने एंट्री है, दिस इज कॉल्ड एट पार।
दिस इज कॉल्ड एट पार, क्योंकि यहां पे ना तो डिस्काउंट है ना ही प्रीमियम है। गॉट इट? चलिए आगे। Yes, sir. बट अगर मैं यहां डिस्काउंट डाल दूं बेटा, डिस्काउंट का मीनिंग सबको पता है कि अगर एक डिवेंचर की, नाउ लिसन, अगर एक डिवेंचर की फेस वैल्यू ऑफ वन डिवेंचर 100 रुपीज है और हम उस पे डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं डिस्काउंट? किसको दे रहे हैं यहाँ पे डिस्काउंट? Vendor को. यस, वेंडर को या यू कैन से नॉर्मली हम पब्लिक को देते हैं। यहाँ आपके लिए पब्लिक का मतलब डिवेंचर होल्डर का मतलब वेंडर है, तो हम यहाँ वेंडर को 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो नेट प्राइस कितनी बनती है एक डिवेंचर की? वेरी सिंपल, कि हम एक डिवेंचर कितने का लगा रहे हैं उनको। जैसे आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो ये होता है ना कि प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट्स ज्यादा आएंगे या कम आएंगे। पैसा तो आपने उतना ही खर्च करना है उसके ऊपर। तो अगर एक डिवेंचर 10% डिस्काउंट पे 90 रुपीज का इशू किया जा रहा है, तो आज का लेक्चर तो बहुत ईजी है, सबने किया हुआ है, बट ये केस नया है बेटा, इसलिए मैं पहले ये ले रहा हूँ डिस्काउंट केस। अगर डिस्काउंट पे है तो 90 रुपीज पे इशू होगा, तो यहाँ नंबर्स निकाले जाएंगे। तो सेकंड जो वर्किंग नोट हमारा बनेगा, साथ में इसके नंबर्स ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। ये आपको सब्जेक्टिव वर्क में ऐसे वर्किंग नोट बना के दिखाना पड़ेगा। पहले तो बहुत इजी था ना, रफली चेक कर लिया कितने नंबर्स आए, क्योंकि आपने ये चैप्टर शेयर्स में भी किया हुआ है, बट वहां पर क्या बेनिफिट था कि जस्ट रफली हमने कैलकुलेशन करनी है और ये बताना है कि डिस्काउंट कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तब आपके लिए बहुत ईजी रहा। बट अभी आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में, टॉपिक तो अभी भी ईजी है, सेम है, बट अब आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है, उसके वर्क की नोट्स भी बनाने हैं। तो वो 4 मार्क्स जो पहले बहुत इजीली 4 क्वेश्चन को टिक करने से आते थे, अभी 4 मार्क्स के लिए हमें हार्ड वर्क करना होगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना, हर रोज बोलता हूँ मैं, डेली बेसिस पे, और साथ में इलस्ट्रेशंस, उसकी प्रेजेंटेशन, आपके वर्किंग नोट्स, इन सब पे जब तुम वर्कआउट करोगे, यही आपका हार्ड वर्क है बेटा। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की तो नीड नहीं है। एक बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन आना है एग्जाम में, पहले से बता, मैं एक बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन आना है डिवेंचर चैप्टर में से, वहां डिपेंड है कि तुम उसको कैसे करते हो। सबको 6 आउट ऑफ 6 नहीं मिलेगा, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आता होगा, ये मेरी गारंटी है आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा वो। नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड, तो प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, आप यहां लिखोगे हमने, क्योंकि वेंडर को 3 लाख रुपीज देने थे, पर उसमें से कितने दे चुके? 30,000। तो हमने उसको सिर्फ 2,70,000 ही तो देने अभी, और जिसके लिए टॉपिक आ गया नंबर ऑफ डिवेंचर्स का, कि अब हमें डिवेंचर्स निकालने हैं। तो एक डिवेंचर अगर 90 रुपीज का है, कितने डिवेंचर्स बने? 3,000 बेटा। अगर 2,70,000 रुपीज हमें देने हैं और एक डिवेंचर 90 रुपीज का है, तो 3,000 डिवेंचर्स बनेंगे। देखो ना 2,700 के आसपास ही रहेगा ना वो, या 2,700 से कम आंसर आएगा 2,400 फॉर एग्जाम्पल, या 3,000 आएगा। मीन्स नंबर चेंज होंगे बस, 2,000 का एक नोट या 500 के 4 नोट। अब मैंने क्या किया, मैंने घुमा दिया कॉन्सेप्ट से, ये 9% डिवेंचर्स है, नेम होता है ना एक, और कभी भी अगर नेम ना भी लिखा हो कितने परसेंट है, तो आप परसेंटेज का साइन डाल के आ सकते हो, परसेंटेज डिवेंचर्स, पर कैपिटल वर्ड नहीं लिखना, बट डिवेंचर कैपिटल थ्योरेटिकली बोलते हैं इसको। हाँ जी, कितना लिखेंगे बेटा यहाँ पे हम? कितने नंबर्स आएगा यहाँ पर? कितने नंबर्स आएगा यहाँ पर? क्या हो गया? 3,000 डिवेंचर्स इनटू 90 हो जाएगा। सिंपल, 3,000 डिवेंचर्स इनटू 90। भूल गए क्या बेटा? अभी तो टाइम गैप भी नहीं आया इतना कि भूल जाओ।
लेकिन मैंने क्या कहा था, फेस वैल्यू सेम रहेगी। सिंपल पॉइंट कि फेस वैल्यू पे इफेक्ट नहीं आता। अगर मैंने आपको 2000 देने हैं तो 2000 ही दिए हैं, 500 के 4 नोट या 200 के 10 नोट। ऐसे ही अगर मैंने वेंडर को 30,000 रुपीज की पार्ट पेमेंट, इसको बोलते हैं पार्ट पेमेंट या वन पेमेंट, पार्ट पेमेंट या प्रोपोर्शनेट, मैंने उसको दे दिया 30,000, उसको देने के बाद जो रिमेनिंग पैसा बचा उसके लिए मुझे डिवेंचर इशू करने हैं, वो उसकी फेस वैल्यू बन गया 2,70,000। लेकिन यहां पर अब क्या ये ठीक है, 3,000 इंटू 90, 3,000 नंबर्स दिए गए और 90 रुपीज का एक डिवेंचर है यहाँ पर। अब क्या होगा, तो यहाँ पे तो 100 तो होना चाहिए ना कि डिबेंचर अकाउंट तो फेस वैल्यू से ही होगा। वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, मैं तभी तो इतनी देर से वेट कर रहा हूँ। देखो आप लोग भी, इट्स वेरी रॉन्ग, ऐसे तो कैसे होगा अगर आप साइलेंट रहोगे। या तो देखो आपको आता है तब भी आप साइलेंट हो, या आप मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे। मैंने अभी क्या बोला था, डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे ही रहेंगे। ये अमाउंट तो चेंज हो सकती है ना, ये तो नोइंगली बोला था मैंने 270 रहेगा, मैंने बोला फेस वैल्यू सेम रहेगी। तो फेस वैल्यू के ऊपर ध्यान दो ना, फेस वैल्यू 270 नहीं है, 270 तो गैप है। 3 लाख माइनस 30,000, हमें 2,70,000 पे करने हैं वेंडर को। बट वो कैसे पे करने हैं, 3,000 डिवेंचर जैसे आपका आएगा इनटू तो 100 ही रहेगा ना, तो यहां तो 3 लाख ही रहेंगे, सॉरी यहां तो 100 ही रहेगा। उसको मल्टीप्लाई करके 270 आता है या 3 लाख आता है, वो किस पे डिपेंड है, मैं अगेन रिपीट करूं बेटा, वो नंबर्स पे डिपेंड है। आप 2700 डिवेंचर दे रहे हो तो वो एट पार केस है, क्योंकि वहां हमें ना ज्यादा देने हैं ना कम देने हैं, 2,70,000 के बराबर जितने बनते हैं उतने ही देने हैं। तो दैट्स वाई नंबर ऑफ डिवेंचर यहाँ इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ये तो था डिस्काउंट केस बेटा। अगर मैं एट पार केस की बात करूं, यहाँ देखो ध्यान से, एट पार में आपने डिवेंचर होल्डर को कितने देने थे, 2,70,000, तो 2,70,000 तो सेम रहेगा। उस बात का मीनिंग क्या है कि देने तो 2,70,000 ही है, बट हर बार 2,70,000 ही फेस वैल्यू होगी वो जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करते हैं नंबर्स के ऊपर। अगर एक डिवेंचर 100 का हम 100 में लगा रहे हैं, अब तो इस वर्किंग नोट की नीड नहीं है, क्योंकि मैं एट पार कर रहा हूँ। एट पार का मीनिंग तो स्टैंडर्ड है, आपको लिखने की नीड भी नहीं है कि एक डिवेंचर अगर 100 का है तो 100 में इशू हो रहा है, तो नंबर कितने आएंगे, 2700। 2700। तो ये आपका फर्स्ट केस था। तो एज पर फर्स्ट केस अगर आप 2700 डिवेंचर इशू करते हो तो इसका मतलब वो क्या होगा, 2700 डिवेंचर्स इंटू 100, 2,70,000, देन देर इज नो बैलेंसिंग फिगर। एट पार मीन्स एंट्री कंप्लीट। बट जो हमारा सेकेंड केस है जिसमें डिस्काउंट है, वहां ऑलवेज नंबर ज्यादा आएंगे, ओब्वियसली ज्यादा आएगा। अगर आपको कोई डिस्काउंट दे रहा है बेटा किसी भी चीज में, तो आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा ही तो मिलेंगे ना। अगर आप एक पेन परचेज कर रहे हो जो 10 रुपीज का था, बट आपको वो 9 रुपीज का मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली अब आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो डिस्काउंट का मीनिंग ये है कि अगर पहले आपको 2700 मिल रहे थे, अब आपको उससे ज्यादा मिलेंगे, 3,000 मिलेंगे, जो डिवाइड करके आ जाएगा। समझाने की चीज नहीं है, बट क्योंकि अब ये टॉपिक ही ऐसा है, इजी है, बट इसमें जो पॉइंट समझाने वाले हैं तो वही समझा रहे हैं, चाहे किसी को ऑलरेडी आते हैं या नहीं, पॉइंट्स यही बनते हैं इसमें। तो जब हम यहाँ पे 3 लाख लिखेंगे तो वो बन जाएगी फेस वैल्यू। तो अगर एक डिवेंचर 100 का है और हम 90 में इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, तो जैसे ही डिवाइड करोगे 90 से, नंबर्स आ जाएंगे 3,000 डिवेंचर्स, 3,000 इंटू 100 फेस वैल्यू, क्योंकि फेस वैल्यू हर केस में 100 ही रहेगी, तो मल्टीप्लाई 100 से करना है आपने। अब आपकी एक बैलेंस फिगर आएगी, वो क्या आएगी, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर। जिसकी नेचर आप सबको पता है, हमारे 4 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं आपके साथ, तो जिन्होंने ऑलरेडी 4 लेक्चर ले लिए हैं उनको तो ज़्यादा समझ आएगा, अच्छे से आएगा आएगा। अदरवाइज भी एक नॉर्मल बात है ये कि डिस्काउंट एक लॉस है,
डिस्काउंट एक लॉस है, कौन सा लॉस है? कैपिटल लॉस है, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं एज ए लॉस। तो डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर यहाँ डेबिट हो जाएगा, बट कितना आएगा? कितना आएगा? 30,000। 3,000 into 10। हाँ, तो वो भी इस बात पे डिपेंड है। एक बार के लिए मैं ये चीज नीचे लिख देता हूँ कि आपने उसको कुछ कैश भी दिया है, चेक भी दिया है, या बिल्स पेबल भी दिया है 30,000 का। अब यहां पर जब डिस्काउंट डेबिट होगा बेटा, उसके लिए भी ब्रैकेट आएगी एज ए डिफरेंस। नहीं, डिफरेंस तो मेरा गलत भी हो सकता है। मान लो वो डिफरेंस यहाँ पे 28 बनता है बाय मिस्टेक, मेरी कैलकुलेशन रॉन्ग है अगर, तो डिफरेंस तो कुछ भी आएगा, तो वो नहीं लिखना आपने कभी भी। आपको पता है ना नंबर्स कितने हैं? 3000 डिवेंचर्स इनटू एक डिवेंचर पे कितना डिस्काउंट है बेटा? कितना डिस्काउंट है? 10 रुपए का। 10। तो 30,000 का मीनिंग बैलेंस फिगर से नहीं। अब कुछ लोग यहाँ पे बैलेंस फिगर लिख देते हैं, वो रॉन्ग है, उसके इवन मार्क्स भी कट जाते हैं कई बार। बैलेंस फिगर क्या मतलब? कौन सा ये गुडविल है जो अपने आप आई है? ये तो हमने क्रिएट किया ना डिस्काउंट, तो इसलिए यहां पर बैलेंस फिगर अगर आप लिखते हो तो दैट विल बी रॉन्ग फॉर यू। बैलेंस फिगर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। दो डेबिट्स हैं, दो क्रेडिट्स हैं, और दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वेंडर डेबिट होगा कैंसिल होने के लिए, क्योंकि वो पहले क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था। टॉपिक बहुत इजी है, बट समझाने के लिए पॉइंट्स इतने ही बनते हैं हमारे पास, उसी के ऊपर हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वेंडर जितने से क्रेडिट हुआ था उतने से ही डेबिट होगा, फर्स्ट पॉइंट। डिस्काउंट कितने से डेबिट होगा? अगर एक डिवेंचर पे 10 रुपए का डिस्काउंट है, जो आपने यहां देखा है, ध्यान से देखो, एक डिवेंचर पे डिस्काउंट 10 रुपए है, और नंबर ऑफ डिवेंचर्स यहां से आएंगे, तो ये दो अलग अलग बातें हैं। एक डिवेंचर 90 रुपीज का है, 10 रुपए डिस्काउंट है, इस कारण से नंबर ऑफ डिवेंचर्स 3000 आ रही है। तो वंस यू गेट नंबर्स, क्या रखना बेटा, नंबर गेम है ये। एक बार आपके पास नंबर्स आ गए, तो नंबर्स इंटू 10 डिस्काउंट, नंबर्स इंटू फेस वैल्यू डिवेंचर्स। तो इस टॉपिक में बेटा मिस्टेक बहुत रेयरली होती है, सिली मिस्टेक कह सकते हो, वो भी वो स्टूडेंट जिसको ये चीजों में कोई प्रॉब्लम रहती है अभी भी, अदरवाइज तो बहुत इजी टॉपिक है। नंबर्स आपने एक बार निकाल लिया, उस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है। डिस्काउंट से करोगे तो डिस्काउंट आ जाएगा, फेस वैल्यू से करोगे तो फेस वैल्यू आ जाएगी। अब बताइए कोई डाउट है तो? दो केस आपके सामने बेटा, एट पार केस और एट डिस्काउंट। यस, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनम्यूट करो एंड डाउट क्लियर करिए अपना। लाइव क्लास में यही बेनिफिट है बेटा, आप डाउट पूछ सकते हो, नहीं तो रिकॉर्डिंग और लाइव क्लास का कोई डिफरेंस नहीं है। अब रिकॉर्डिंग देख लो तब भी आपको इतना ही समझ आएगा। साइलेंट रहने का मीनिंग तो ये है ना कि आपको समझ आ रहा है। चलो फिर मैं आगे चलता हूँ, अज्यूमिंग कि आपको समझ आ गई ये बात। थर्ड केस अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, थर्ड केस क्या होगा? प्रीमियम। एट प्रीमियम। इसके बाद फिर हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व के तो जाएंगे, रेस्ट फिर क्वेश्चन रह जाएंगे बस। बट ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर में से क्वेश्चन आने का चांस रहता है इस टॉपिक में से। एट प्रीमियम का मीनिंग है कि अगर फेस वैल्यू एक डिवेंचर की, अच्छा अब आपको बताया कि फेस वैल्यू तो वही रहेगी भी, अगर नहीं दी हो तो अज्यूम कर लो। लेट वर्ड कब लगाना है? अगर नहीं लिखा तो लेट फेस वैल्यू 100, दी है तो वो 50 रुपीज भी हो सकती है, तो लिखोगे फेस वैल्यू 50, 10 रुपीज हो सकती है एनी, फिर तो वही लिखोगे जो दी है। तो लेट फेस वैल्यू 100 एट प्रीमियम। अब बेटा अगर 35% प्रीमियम हो, इसका मीनिंग आपको एक डिवेंचर
एक डिवेंचर 35% प्रीमियम पे मिल रहा है वेंडर को। कंपनी वेंडर को ये कह रही है कि सर हम आपको डिवेंचर्स तो इशू करेंगे लेकिन वो प्रीमियम पे करेंगे, क्योंकि कंपनी की एक रेपुटेशन है मार्केट में और कंपनी के डिवेंचर्स पे प्रीमियम चलता है। अगर आप हमारा डिवेंचर मार्केट से भी परचेज करोगे तो वो आपको प्रीमियम पे ही मिलेगा और प्रीमियम पे ही सेल होगा। तो वेंडर को कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्योंकि वेंडर को पता है कि कंपनी की रेपुटेशन के हिसाब से अगर कल को मैं ये डिवेंचर सेल आउट करूंगा तब मुझे भी 135-140 रुपीज मिलेंगे। हो सकता है मार्केट में प्रीमियम ज्यादा चल रहा हो, कंपनी ऑब्वियसली कम ही लगाएगी अपने वेंडर को, तभी तो वेंडर एग्री होगा कि पैसे की जगह पे हमें डिवेंचर दे दो। अदरवाइज अगर आप मार्केट रेट ही लगाओगे बेटा तो वो बोलेगा मुझे पैसा दे दो, मैं अपना परचेज कर लूंगा आपके डिवेंचर मार्केट में, वो भी अगर चाहिए होंगे तो परचेज करूंगा। यहाँ तो जबरदस्ती वाली बात है ना कि हम फोर्सफुली डिवेंचर दे रहे हैं। किसी को पूछोगे बेटा कि पैसा चाहिए या डिवेंचर, वो पैसे बोलेगा। यहाँ एक एक्चुअल से बता रहा हूँ, अगर कंपनी का डिवेंचर अच्छा डिस्काउंट के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने वाला कोई मना नहीं करेगा। अगर मैं बोलूँ बेटा कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको फीस में डिस्काउंट दूं, बाकी आप बताओ आप क्या चाहते हो, तो आपकी मुझे विलिंग पूछने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर यस ही होगा कि यस सर ऑफ कोर्स हम तो चाहते हैं। तो अगर मैंने आपको फीस में डिस्काउंट देना है तो मुझे आपकी विलिंग, आपकी एक्सेप्टेंस की नीड नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली पास कर दूंगा डिस्काउंट और आपको बता दूंगा कि आपको इतना डिस्काउंट अलॉट हुआ है। बट अगर मैंने आपसे एक्स्ट्रा फीस चार्ज करनी है देन आई विल से कि बेटा वैसे तो फीस 30,000 है बट मैं चाहता हूँ कि आपसे 35,000 चार्ज करूँ। तो सर वाई सर, क्या रीजन है इसका बताओ, मेरे से ज्यादा फीस क्यों? डिस्काउंट तो आप एक्सेप्ट करोगे हमेशा पर एक्स्ट्रा चार्जेस एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो दैट्स वाई कंपनी की यहाँ जस्टिफिकेशन बनता है। अगर कंपनी डिवेंचर के ऊपर वेंडर से प्रीमियम चार्ज करे तो कंपनी यहाँ पे ये स्टेटमेंट पास करेगी कि हमारा मार्केट में प्रीमियम 50% चल रहा है, 60% चल रहा है, देख लो चेक कर लो चाहे आप, या 80% चल रहा है, हम तो आपसे सिर्फ 35% ही ले रहे हैं। तो अगर आप हमारे ये डिवेंचर ले लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, तो कल को जब ये डिवेंचर सेल करोगे तो आप इन डिवेंचर्स को कैश में कन्वर्ट कर लो, उल्टा आपको फायदा ही होगा, बिकॉज आप हमसे 135 का परचेज करोगे और मार्केट में 150 का या 160 का सेल होगा। अगर 135 का भी सेल हो जाए तब भी गुड है, कोई लॉस नहीं हुआ वेंडर को। तो ये सीन बनता है बेटा, प्रीमियम चार्ज करना इट्स वेरी टफ थिंग। डिस्काउंट देना बहुत ईजी है, कोई भी दे सकता है, पर प्रीमियम चार्ज करना ब्रांड वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है। अब इन सब बातों का लिंक तो कोई नहीं है न्यूमेरिकल्स के साथ, पर थ्योरी वाइज बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर एक डिवेंचर 100 रुपीज का है और वो 35% प्रीमियम पे, क्योंकि वाइवा में समटाइम्स टीचर क्रिएटिव होते हैं बेटा, वो आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए ऐसा कुछ पूछ लेते हैं कि प्रीमियम क्यों चार्ज किया जाता है, वेंडर क्यों मानेगा प्रीमियम के लिए। तो आपका वहां पे ऑन द स्पॉट क्या डिसीजन है, जजमेंट है, तो आपके इस नॉलेज पे डिपेंड करते हैं। तो अब आप अपने स्टेटमेंट को सामने रख सकते हो टीचर की। तो 35% प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है वेंडर से, ये कुछ भी हो सकता है, 5%, 10%, 20%, इट्स माई एग्जाम्पल ओनली 35%, दैट इज 35 रुपीज, 100 का 35%। तो उसके मुताबिक एक डिवेंचर कितने का हो गया, यस एवरीवन, एक डिवेंचर कितने का हो गया, 135। ये उसकी नेट प्राइस होगी। अब प्रीमियम का मीनिंग तो ये है ना कि एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे हम, तो अब ये थोड़ी याद करने की जरूरत है कि सर प्रीमियम ऐड होगा, डिस्काउंट माइनस होगा, बेटा इतना तो कोई नहीं है ना जो डिस्काउंट के लिए भी याद करेगी प्लस के माइनस। तो डिस्काउंट मतलब ही ये है प्राइस को डाउन करता है। जब आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो 100 का डिवेंचर 90 का रह जाएगा, और जब आपसे प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है तो 100 का डिवेंचर इंक्रीज होके 110 का या 135 का हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? Yes. तो जो भी ये लेक्चर्स हो रहे हैं बेटा, इनको वो डिटेल में बनाया जा रहा है नोइंगली, नहीं तो मैं थोड़ा फास्ट भी हो सकता हूँ। तो दैट ये दोनों पर्पस के लिए हैं। जो स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन क्लास नहीं लगा पा रहे हैं, लाइव भी या ऑफलाइन क्लास के लिए नहीं आ पा रहे हैं, या आपको पता है ना अलग से भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मोबाइल ऐप के थ्रू ही पढ़ते हैं ओनली, क्योंकि उनके लिए ये कोई भी टाइम मैटर नहीं करता। मीन 3 to 8 दे आर बिजी इन अदर प्रोफेशनल कोर्सेज, दे आर नॉट ओनली CBSE स्टूडेंट्स। आप तो सिर्फ CBSE स्टूडेंट हो तो शायद आपका 3 to 8 का मीनिंग वही मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज हो सकता है, पर उनके लिए चारों सब्जेक्ट्स बाद में हैं, पहले उनका शायद कोई प्रोफेशनल कोर्स है।
तो मैं बहुत डिटेल में बना रहा हूँ और 99% मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है स्टूडेंट्स का कि सर आपके लेक्चर देखने के बाद डाउट है ही नहीं है। मतलब वो इस लेक्चर भी सुन रहे हैं, बाद में हमारे क्वेश्चंस भी हो रहे हैं टीएस पेपर बुक के, खुद भी वो करते हैं। तो मतलब अभी तक मुझे कोई डाउट मिला नहीं, क्योंकि डाउट सेशन रखे जाते हैं उनके लिए, हम एवरी वीक रखते हैं, बट नहीं हो रहे। तो इट मीन्स आपको समझ आ रहा है। बाकी आप लोग भी रिकॉर्डिंग देखते हो जब आपकी क्लास मिस होती है, तो आप भी अपना फीडबैक शेयर कीजिए कि क्या लेक्चर समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग में से भी। तो अदरवाइज अभी तक किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा है, ये भी इस बात को शो करता है कि आपको समझ आ रहा है। तो फेस वैल्यू अगर 100 है और प्रीमियम 35% है, तो एक डिवेंचर का प्राइस 135 हो गया। अब मुझे वही काम करना है। क्या करना है एवरीवन? हाँ जी बताओ भी क्या करना है मुझे? 270 को 135 को मुझे निकालना है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स, तन्वी ऐसे बोलना बेटा कि सर आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड, क्योंकि आपको एज ए सब्जेक्टिव जो वर्किंग नोट में लिखना है वो ये लिखना है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। अब क्योंकि वेंडर को देने तो हमने 2,70,000 ही है, वो तो फिक्स है भी उसका। कैसे फिक्स है? वो तो मेरी फर्स्ट एंट्री ने बता दिया। मेरी फर्स्ट एंट्री ने बता दिया कि 3 लाख रुपीज वेंडर को देने थे और 3 लाख में से हम 30,000 दे चुके हैं, मीन्स फर्स्ट और सेकंड दोनों एंट्रीज के थ्रू। क्योंकि हम ये 30,000 फर्स्ट एंट्री में भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट बेटर रहता है कि फर्स्ट एंट्री कंप्लीट वैल्यू पे बनाओ। मैं आपको बता दूं कि पहले कंपनी में से ड्यू करती है अमाउंट, हम पहले वेंडर को अपनी, यहाँ भी क्वेश्चन आता है बेटा, मोस्टली स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि सर 30,000 रुपीज का जो पेमेंट है क्या हम फर्स्ट एंट्री में नहीं कर सकते? कर सकते हो, बट इतना बेटर नहीं है ऑप्शन, बिकॉज कंपनी रिकॉर्ड शो करे ना। अदरवाइज तो कंपनी की बुक्स में वेंडर कभी 3 लाख से क्रेडिटर बना ही नहीं। वॉट इट ना माई पॉइंट? तो ये मैक्सिमम पॉइंट्स हो सकते हैं जो शायद आप सोच रहे हो, जो मुझे लगता है मेरी इंट्यूशन कहती है कि शायद ये स्टूडेंट का डाउट हो सकता है आगे प्रैक्टिस के टाइम उसको आए, या आज तक का हमारा एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स के डाउट से कि वो ये पूछते हैं। तो मैं पहले से कवर कर रहा हूँ पॉइंट, नहीं करना आपको। 30,000 जो पेमेंट है वो आपको यहाँ नहीं शो करना, क्योंकि इससे वेंडर आपके लिए क्रेडिटर जो बनेगा वो 270 बनेगा डायरेक्टली, जो शायद गलत है। क्योंकि आप वेंडर से एक बार जो बेनिफिट ले रहे हो वो कितने का ले रहे हो? 3 लाख का। वो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी एग्रीड वैल्यू पे हमने रिकॉर्ड किया है, ये 3 लाख जो है वो एग्रीड वैल्यू है बेटा, रीवैल्यूड। हो सकता है वो बिल्डिंग 4 लाख की बोल रहा हो, पर हमने उसको बना लिया 3 लाख के ऊपर। तो इसलिए पहले वेंडर को पूरे से क्रेडिट करना है, फिर सेकेंड एंट्री में आपको दिखाने कि मैं उसको कैश भी दे रहा हूं या वट एवर। रेस्ट जो फिगर्स हैं वो डिस्काउंट या प्रीमियम की बन जाएंगे अपने आप ही, पर वो भी कैलकुलेशन बेस्ड, डिफरेंस बेस्ड नहीं। डिफरेंस बेस्ड अभी तक कुछ नहीं आया आपके सामने, वो सिर्फ गुडविल या कैपिटल रिजर्व में आएगा, क्योंकि वो भी एक पॉइंट बन जाता है कि सर कब हम डिफरेंस देखेंगे। वो अभी बेटा मैं बात नहीं कर रहा उसके ऊपर, तो दिमाग से निकाल दो डिफरेंस वाली बात। सब कुछ नंबर्स पे डिपेंड है। तो अगर मुझे डिवेंचर होल्डर को 2,70,000 देने हैं, जो कि यहां से क्लियर है कि अगर हमने 30,000 का पेमेंट कर दिया, 3 लाख देने थे, तो 270 ही रहेंगे ना। इतना तो कॉमन सेंस काम करती है, उसके लिए थोड़ी वर्किंग बनाएंगे या कुछ याद करेंगे। भी 3 लाख देने थे, 30,000 दे चुका हूं, 270 रह गए, तो 2,70,000 जो रह गए वो जो मैंने उसको देने हैं वो मैंने देने हैं थ्रू डिवेंचर्स। कैसे देने बेटा उसको? थ्रू डिवेंचर्स। और वो किस पे देने हैं डिवेंचर्स? यस, वो मुझे प्रीमियम पे देने हैं, और प्रीमियम के हिसाब से एक डिवेंचर 135 रुपीज का बनता है। तो अगर मैं इसको 135 से डिवाइड करूं 2000 तो हमारे पास 2000 नंबर्स आ जाते हैं। फिर नंबर्स तो नंबर्स होते हैं, तो नंबर्स के लिए मोस्टली अकाउंट्स में आ जाता है, जैसे ब्लड ब्लड होता है, वो फिर हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, ऐसे ही नंबर्स नंबर्स होते हैं। नंबर्स का कोई अपना रिलीजन नहीं है, कास्ट नहीं है, इसको जिससे मल्टीप्लाई करोगे वही बन जाएगा। गॉट इट ना? बात समझ आ रही है? लिंक हो रही है बात ना? तो वो जो ब्लड डोनेट किया गया वो हिंदू से मुस्लिम को किया गया, तो वो मुस्लिम का बन गया। डिफरेंस तो कोई भी नहीं है। ये तो हम लोग डिफरेंस सोचते हैं शायद कि हिंदू मुस्लिम अलग हैं, डिफरेंस कोई भी नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे है, वंस यू गेट नंबर्स बेटा, मैं नंबर्स वाली बात आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि इसके बाद ही सारी बातें बेटा, अगर आपने ये गलत निकाल लिया
चाहे आपको आता था कॉन्सेप्ट, सिली मिस्टेक तो होगी ना, मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, ये पक्की बात है। तो 2000 नंबर्स जब आपने एक बार निकाल लिए तो नंबर्स नंबर्स होते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे फेस वैल्यू के साथ तो फेस वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे प्रीमियम के साथ तो प्रीमियम आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करोगे डिस्काउंट के साथ तो डिस्काउंट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे बेटा प्रीमियम के हिसाब से एंट्री बनेगी, तो एंट्री में चेंज करते हैं, चलिए दोबारा बना लेते हैं एंट्री। तो एंट्री क्या बनेगी, वेंडर हमारे जो भी थे नेम, अगर नेम नहीं दिया तो वेंडर डेबिट, एक बार 3 लाख रुपीज लिखा जाएगा। कोई डिस्काउंट है यहाँ पर, डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर डेबिट, नहीं जी कोई डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि मैं अब अपने वेंडर को डिस्काउंट पे नहीं दे रहा, मेरी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि मुझे डिवेंचर डिस्काउंट पे देने की नीड ही नहीं है। अगर मैं प्रीमियम पे दूंगा तब भी मेरा डिवेंचर होल्डर यस बोलेगा, क्योंकि उसे इस डिवेंचर का मार्केट से प्राइस भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो बनना चाहता है वो डिवेंचर होल्डर हमारी कंपनी का। अब यहाँ पर पहला पॉइंट सेम है कि आप डिवेंचर होल्डर को 2 कैश दे रहे हो या 2 बैंक दे रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर 3 ही ऑप्शन होती हैं हमारे पास जो क्वेश्चन के मुताबिक दी होती हैं, अदरवाइज ऑप्शन तो और भी हो सकती हैं एज पर योर सिलेबस, ये 3 पॉइंट चलते हैं। वो भी लिखा होता है, या तो अमाउंट गिवन होती है या लिखा होता है 10% ऑफ द, किसका बेटा 10%, यस यहाँ पे एक पॉइंट आता है पीसी, पीसी बोले तो, हाँ जी पीसी बोले तो परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग डील किस पे हुई है, डील प्राइस क्या है बेटा, हमने वेंडर से जो बिल्डिंग या कोई भी एसेट परचेज की है उसका डील प्राइस तो 3 लाख है ना, उसको इस लैंग्वेज में बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, इस टॉपिक के लैंग्वेज में। तो अगर परचेज कंसिडरेशन 3 लाख रुपीस का है तो 3 लाख का 10% हम उसको पेमेंट थ्रू दिस करेंगे, जैसा क्वेश्चन लिखा होगा, या हो सकता है अमाउंट गिवन ही हो डायरेक्टली। उसके बाद हम उसको समथिंग परसेंटेज दी होगी क्वेश्चन में, नहीं तो परसेंटेज का साइन डाल के टू डिवेंचर्स लिख सकते हो, टू समथिंग परसेंटेज डिवेंचर्स काउंट, वो है कितना, यहां पॉइंट है बेटा, 2100। यस वेरी गुड। तो यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको किसी को भी, बहुत इजी टॉपिक है, फिर भी इतना डेडिकेटली अगर लेक्चर मिल चुका है अब तो कोई डाउट का मीनिंग बनता ही नहीं। स्टिल कोई डाउट है तो सामने से लाइव क्लास भी हो रही है और बाद में रिकॉर्डेड क्लास लेने के बाद भी आप अपने डाउट्स मुझे बता सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या डायरेक्टली कॉल करके या नेक्स्ट क्लास में जैसे भी, लेकिन डाउट नहीं रखना अपने पास, क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो टॉपिक कुछ डिफरेंट होगा, तब हम कुछ नया टॉपिक करेंगे कि हाउ टू राइट ऑफ दिस डिस्काउंट, वो भी एक नया टॉपिक है। तो अब ज्यादा जर्नल एंट्रीज का रोल नहीं रहेगा, वो ओवर होगी, फर्स्ट 4 लेक्चर्स उसके ऊपर थे कि हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज, अभी कुछ कैलकुलेशन बेस्ड बात चलेगी आपके साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और नया टॉपिक है, तब तक अपने प्रीवियस 4 टॉपिक भी कवर कर लीजिए। टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट जो यहाँ पे आएगा उसका मीनिंग है 2000 नंबर्स है जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है और एक डिवेंचर 100 का है। अब यहाँ सिली मिस्टेक क्या होती है बेटा, जो जब बैड लक होता है ना, हम यहाँ इसको 135 से मल्टीप्लाई कर जाते हैं, क्या ये बनता है, ये तो एक सिली मिस्टेक हुई ना, सिली भी क्या बेटा, अब ये तो बस कह लो कि कोई मिस्टेक ही नहीं है, क्या दिमाग में आ रहा है किसी के, कोई लॉजिक ही नहीं है, 135 क्यों, आज तक जितनी भी मिस्टेक्स हुई उन सबको मैं कवर करता हुआ चल रहा हूँ, 135 क्यों बेटा, अगर एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज दी है या आपने अज्यूम कर ली 100, फिर खुद ही अज्यूम करके खुद ही गलत कर रहे हो, बनता ही नहीं ये बात कभी भी। अगर एक डिवेंचर 100 का है तो 100 का ही रहेगा। आपके नंबर ऑफ डिवेंचर्स 2000 हो सकते हैं, 2700 हो सकते हैं, 3000 हो सकते हैं, 3 एग्जांपल्स। जैसे ही आज की एक डिस्कशन ओवर होगी यू विल सी आपकी बुक का कोई भी क्वेश्चन हो दैट हैज बीन कवर्ड, कोई भी बुक हो, सब बुक्स के कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। 9% डिवेंचर जब हम इशू करेंगे तो सिर्फ हमारा ध्यान किस पे रहेगा, बोलो भी इन वन गो, एक आवाज में बोलो भी सब लोग,
आपका ध्यान किस पे रहेगा सिर्फ? फेस वैल्यू। नहीं भाई, Face नंबर्स पे भाई, नंबर्स पे बेटा। फेस वैल्यू पे तो है ही है, नो डाउट, वो भी बात ठीक है आपकी। पर पहला पॉइंट नंबर्स पे कि सर हाँ मेरा दो बातों पे ध्यान रहेगा, एक आपने बोला एक हमने बोला, नंबर्स पे भी रहेगा और फेस वैल्यू पे भी रहेगा। नंबर्स 2000 हैं, और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बताया फेस वैल्यू पे, फिर गलत हो नहीं सकता। फिर उसके बाद हमें डिफरेंस नहीं निकालना। ओके एवरीवन, हमें डिफरेंस नहीं निकालना, हमें नंबर्स के हिसाब से उसकी वैल्यू निकालनी है, जिसको बोलते हैं एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। चाहे वो शेयर चैप्टर में हो या डिवेंचर्स में हो, नेम कॉमन है। और सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 इस पे अप्लाई होता है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कंपनी जब अपने डिवेंचर होल्डर या शेयर होल्डर से, अभी डिवेंचर शेयर्स क्या हैं, सिक्योरिटीज तो है ना, कंपनी अपनी कोई भी सिक्योरिटी पे, चाहे वो शेयर है, प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी या डिवेंचर है, किसी भी सिक्योरिटी पे कोई भी प्रीमियम चार्ज कर रही है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, और वो सेक्शन 52 के अकॉर्डिंगली यूज होगा। कहीं भी हम उसको यूज कर सकते हैं, जो यूज वहां लिखे हुए हैं, आउट ऑफ 5-6 यूजेस आपको पता है सारे, उसमें से एक यूज हम इस चैप्टर में भी करेंगे। वो यूज क्या है कि जो डिस्काउंट आपने अगर दिया है डिवेंचर होल्डर को, जो आपके लिए एक लॉस है, तो वो लॉस भी हम इस एसपीआर से कवर कर सकते हैं। ये अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसको हम शॉर्ट में एसपीआर बोलते हैं, वो यहाँ क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम प्रीमियम पे डिवेंचर इशू कर रहे हैं, लेकिन वो एज ए डिफरेंस नहीं। अब देखो तरीका, रोंग मेथड क्या हो सकता है, 3 लाख माइनस 30 माइनस 2 लाख, ये रोंग है। ये 70,000 रुपीज ऐसे निकालना रोंग है, क्योंकि यहां तो हो सकता है राइट है, हम सबने ठीक किया है, पर एक चांस है ना कि एग्जाम में शायद आप गलत कर रहे हो। अभी तक आपका माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी डिवाइड सब कुछ तो आ गया इसके अंदर, माइनस किया 270 आए, 270 को डिवाइड किया नंबर्स आए, फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ। कहीं भी अगर आपकी मिस्टेक है तो वो सिली मिस्टेक ही तो है ना, अगर मैथमेटिकल हम मिस्टेक कर रहे हैं कोई, तो इसलिए आपको नंबर्स की हेल्प लेनी है। अब नंबर्स तो वही 2000 है, ये सब एवरीवन, नंबर्स तो बेटा वही 2000 है, 2000 डिवेंचर्स, और एक डिवेंचर में जो प्रीमियम है वो कितने का है, एज पर माई एग्जाम्पल 35 ₹35 का। 35 यस 35 है। समझ आ रहा है राघव, आपको समझ आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, और कौन कौन है, सुजल, यस सर। दक्ष, दक्ष आप आउटर स्टेशन हो, आ रहा है समझ? यस सर। ओके, तो 2000 नंबर्स को जब हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रीमियम अमाउंट आ जाएगा। वो पता ही कि 70,000 आना है, बट अगर 70,000 रुपीज आने के बाद भी ये एंट्री मैच नहीं हो रही बेटा, तो डेफिनेटली आपने रॉन्ग किया है, क्योंकि और कोई रीजन ही नहीं है। बिकॉज हमारे पास ये 5 टॉपिक्स हैं जो आपके सामने हैं, वेंडर डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट यहाँ है नहीं, टू बैंक, कैश या बीपी, टू डिवेंचर, ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। लेकिन फेस वैल्यू अगर मैं बोलूं कि अमाउंट वाइज फिक्स है, नहीं, फेस वैल्यू 100 वाइज फिक्स है, मींस एक डिवेंचर अगर 100 का है वो फिक्स रहेगा, फिर इनटू जिससे करोगे, पता है ना नंबर्स की कोई कास्ट नहीं है, अब जितने नंबर्स होंगे इनटू 100 करते ही उसकी फेस वैल्यू बन जाएगी, बाकी का प्रीमियम या डिस्काउंट होगा। नो एनीथिंग एल्स? तो मैं अपने लास्ट 2 पॉइंट्स पर बढ़ रहा हूं। हाँ जी बेटा, यहां तक कोई डाउट है किसी का? नो सर। अगर एनसीईआरटी बुक बाय चांस हो तो उसमें भी 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वेंडर के, वो भी जरूर करिएगा प्रैक्टिस, अदरवाइज तो आपकी बुक्स में भी दिए होते हैं क्वेश्चन, ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के भी कवर करते हैं। पॉइंट्स मैंने सारे कवर कर दिए, एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी जो हैं, और आपकी बुक के जो भी बनते हैं इलस्ट्रेशन अनसोल्ड या टॉपिक वाइज जो भी बनते हैं पॉइंट्स। अब हम 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से बढ़ रहे हैं आगे बेटा। पहला पॉइंट मैं पहले वो कवर करता हूँ जिसको हॉट्स भी कहते हैं। क्या है वो पॉइंट? एक बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया था जहां तक मुझे याद है, और स्कूल एग्जाम में मैंने देखा है टीचर्स इस टॉपिक को यूज करते हैं,
वो ध्यान देना बेटा, कई बार बुक्स में भी ये क्वेश्चन नहीं मिलता हमें, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से, वो वेंडर के अंदर भी टर्म्स ऑफ रिडम्पशन डाल देते हैं। ऐसा कुछ बुक्स में क्वेश्चन दिए गए हैं, टीचर्स ने भी क्रिएट किए हैं खुद से। तो अगर वेंडर केस है, उधर से टर्म्स ऑफ रिडम्पशन डाल दिया जाए। ये टॉपिक अभी हमारा हुआ है, लास्ट थर्ड लेक्चर था, थर्ड लेक्चर में मैंने समझाया था, लेक्चर 3 में, लेक्चर फिक्स ही है ऑलमोस्ट एवरी ईयर, तो लेक्चर 3 में ये टॉपिक होता है और लेक्चर 4 में हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये टॉपिक आपके साथ हो चुका है, तो इसलिए अगर कोई एब्सेंट था लेक्चर 3 और 4 में, उसको अगर नहीं समझ आ रहा तो पहले वो वाला आप लेक्चर देख लीजिए, ठीक है, वो आपके साथ लिंक शेयर किया हुआ है या फिर यूट्यूब पे लेक्चर है। वेंडर हमारी मोबाइल ऐप में तो सिर्फ वो स्टूडेंट्स ही हैं जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, बट यूट्यूब पे भी लेक्चर्स को पब्लिक किया गया। वेंडर एंड टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो फिर ये बन गया इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। लेकिन डिफरेंस वही है कि अगर ये एंट्री आपके सामने है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एंट्री आपके सामने है, इसमें मुझे टर्म्स ऑफ रिडम्पशन डालनी है, तो क्या लिखा हुआ है कि जो डिवेंचर हम वेंडर को आज इशू कर रहे हैं, आज हम उसको चाहे प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, एट पार पे कर रहे हैं या डिस्काउंट पे कर रहे हैं, अगर ये रिडीमेबल एट पार है, याद है ना हमने 6 केसेस किए थे एवरीवन, कितने केसेस किए थे? 6 केसेस। उस 6 में 3 केस तो नॉर्मल थे कि अगर हम पार, डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू करते हैं और ये डिवेंचर रिडीमेबल एट पार है, फिर तो जितना अभी हमने किया उतना ही रहेगा, क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। जब मुझे कोई कमिटमेंट करनी नहीं, मैंने 100 रुपीज वापस करने हैं आपको, पार में 100 रुपीज, तो वो तो मैं अपने ऊपर लायबिलिटी क्रिएट कर चुका हूँ आपके सामने। देखो क्या ये 100 चेंज हुआ मेरी किसी भी एग्जाम्पल में, चेक कर सकते हो। प्रीमियम में भी 100 है, प्रीमियम में भी 100 है, डिस्काउंट में भी 100 है और एट पार में भी 100 ही था। फेस वैल्यू अगर 100 है तो बेटा मैं या आप चाह के भी जब मल्टीप्लाई करोगे किसी और चीज से कर ही नहीं सकते, डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे ही क्रिएट होगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो फिर क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे, या इसके बाद हमारा क्वेश्चन का राउंड आएगा। लेकिन अगर ये पॉइंट हमें मिले कहीं तो ये वाला पॉइंट तो कॉमन है बहुत, ये तो ठीक है हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमने पार पे इशू किए हैं, डिस्काउंट पे इशू किए हैं या प्रीमियम पे इशू किए हैं, वो तो हमारा हो चुका ना, वेंडर केस अभी खत्म तीनों में। बट अब हमें इसको रिडीम किस पे करना है, किस पे करना है बेटा रिडीम? यस वेरी गुड। अब हमें इसको प्रीमियम पे रिडीम करना है, क्योंकि ये 2 केस बनते हैं, इसी को बोलते हैं टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। हमारी बुक में टॉपिक भी ये इसी नेम से है, टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। कि हमारी टर्म्स क्या हैं, हम कैसे पैसा वापस करेंगे, या तो एट पार करेंगे, फिर तो वो टर्म इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 100 का प्रोडक्ट 100 का दे रहा हूँ, बेस्ट ऑफर है, फिर तो ये बात कहने की वाली है ही नहीं ना, वो तो फिर 100 का ही था, ऑफर क्या हुआ इसमें। बट अब मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं आपको 100 की जगह पे 5% एक्स्ट्रा पे करूंगा, आई विल पे बैक यू 5% एक्स्ट्रा, क्योंकि बेटा ये वाली बात तो इशू की है ना। देख लो ना, टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वाला पॉइंट तो कॉमन है, वो कहीं भी हो सकता है, मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, चाहे डिवेंचर इंटरेस्ट का ही आ जाए, उसमें भी था ये पॉइंट, क्योंकि इसका लिंक तो इशू के साथ है ना, वो चैप्टर का नेम इशू है। तो जब हमारा चैप्टर का नेम इशू डिवेंचर्स है, तो इशू डिवेंचर्स में कोई भी टॉपिक आ जाए, फॉर कैश या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वेंडर के जो भी हम आज कर रहे हैं, या डिवेंचर इंटरेस्ट एक छोटा सा टॉपिक है, कहीं भी कुछ आए, या हम आगे जाके राइटिंग वाला पार्ट भी करेंगे। लास्ट टॉपिक रह गया बस एक मीन्स नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर ओवर है। अदरवाइज मैंने आपका ये 4 लेक्चर्स का टेस्ट आपसे लेना था, हमारे 4 लेक्चर्स हो गए थे लास्ट वीक में, तो उसका एक टेस्ट बनता है, बट वो 2 ही लेक्चर्स का चैप्टर रह गया था, तो फिर साथ ही कवर कर देंगे, इसलिए टेस्ट हुआ नहीं आपका। अदरवाइज बेटा वो आपका वीकली टेस्ट रहेगा और वो सब्जेक्टिव है। पहले तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कंफ्यूजन था, अब सब्जेक्टिव है, एवरी वीक आपका टेस्ट रहेगा। जैसे पहले हमारे इंस्टीट्यूट में होते थे टेस्ट, तो आपको वो टेस्ट देने के लिए ऑफलाइन आना है, और जो लोग आउटर स्टेशन है
वो वैसी सॉफ्ट कॉपी शेयर की जाएगी उनके साथ, और वो अपनी हार्ड कॉपी इंस्टीट्यूट में सबमिट करेंगे डिस्कशन के बाद। लेकिन टेस्ट डिस्कस हो जाएगा आपके साथ, फिर सॉफ्ट कॉपी हमारे पास आनी चाहिए। वो कैसे भिजवानी है ये आपकी हेडेक है, पर यहाँ सॉफ्ट हार्ड कॉपी आनी ही चाहिए। ठीक है, आप पर्सनली देकर जाओ या आप कोरियर करवाओ, जैसे भी करो। फिर उसके रिमार्क्स, उसकी मार्किंग वगैरह होकर मार्क्स आपको दिए जाएंगे, और मार्क्स फिर अपलोड होंगे ऐप के ऊपर। आपका एक रिजल्ट क्रिएट होगा इस टर्म 2 के अंदर जितने भी टेस्ट होंगे। टेस्ट आपको पता है, परफॉर्मेंस टेस्ट भी होने हैं, मॉक टेस्ट भी होने हैं, फुल सिलेबस टेस्ट भी हैं, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव पार्ट भी साथ में कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव को भी साथ साथ रेडी करेंगे, सो दैट अगर ऐसी गाइडलाइंस आती हैं मार्च में कि ड्यू टू दिस कोविड न्यू वेरिएंट एग्जाम फिर वही हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो हमें अलग से बर्डन नहीं है कि हमें 2 मंथ चाहिए होंगे, साथ साथ ही कवर होता रहेगा ऑब्जेक्टिव पार्ट भी। दैट्स वाई ना मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमें 5 मंथ चाहिए, है हमारे पास 2.5 मंथ। 16 दिसंबर से 28 फेब का अगर हम बनाते हैं स्केड्यूल, तो इसलिए हमें इन्हीं को डबल यूज करना है। तो इसलिए याद रखिएगा, रिवीजन को साथ करते रहना। और ये जो टॉपिक है टर्म्स और रिडम्पशन, ये किसी भी टॉपिक के साथ लग के आएगा, मोस्टली आता है एग्जाम में। तो अगर एग्जामिनर इसमें भी डाल देता है वो कि 5% प्रीमियम पे रिडीम करनी है हमें, तो बेटा एक एंट्री एक्स्ट्रा बन गई आपकी। वो क्या बनी? एंट्री तो वही रहेगी। क्या बनती है वो एंट्री? Loss on issue of debenture schedule. लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि हमने ये कमिटमेंट प्रेजेंट में की है, प्रेजेंट में मतलब आज ये कमिटमेंट की है, तो अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस ये हमारा आज का ही लॉस है 5%। किसका 5%? फेस वैल्यू। Face value. हाँ जी, फेस वैल्यू का। तो लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये एंट्री सेपरेट से भी हम कर सकते हैं अलग से, या उसके साथ ज्वाइन कर देंगे ऊपर वाली एंट्री के साथ। लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर डेबिट में आ जाएगा टू Premium redemption of debenture. अब इसकी अगर बात करें बेटा, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर तो एक लॉस है जो इस ईयर के एंड पे जाके राइट ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक वही बचा है हमारा सिर्फ, जो हम करेंगे कि हम एसपीआर में से कवर करेंगे या कैपिटल रिजर्व में से या प्रॉफिट में से। ये तो राइट ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये तो, क्योंकि वो आज का लॉस है। मतलब हमने जो पैसा 5 साल के बाद देना है एक्स्ट्रा, उसको हमने कवर आज ही कर लिया अपने इस साल के एसपीआर में से या प्रॉफिट में से। लेकिन ये जो प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट है, ये एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। ये हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज में, ये कहाँ रहेगा? नॉन करंट लायबिलिटीज के किस हेडिंग में रहेगा? Other loss on debenture. सॉरी, क्या लिखा गया? अदर नॉन करंट लायबिलिटीज के हेडिंग में रहेगा। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में तब तक रहेगा जब तक ये पेबल नहीं होता। एक लेवल के आगे हम इसको पे कर देंगे जब डिवेंचर रिडीम होंगे। अब हम एक अमाउंट निकालते हैं बेटा। नाउ एनीवन कैन कैलकुलेट। सपोज हम प्रीमियम वाले केस में हैं, इस केस में है, तो हमारे उस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की अमाउंट क्या होगी? चलिए मैं यहाँ भी फिल कर देता हूँ एंट्री। तो एक एंट्री बस अलग से दिमाग में रखनी है आपके बेटा, दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। आप सो भी लो ना, सोते हुए भी अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा वो एंट्री क्या होती है टर्म्स एंड रिडेम्पशन की, सीधा बोलो लॉस डेबिट टू प्रीमियम रिडेम्पशन, बस सोते सोते इतना पक्का दिमाग में, कोई डाउट नहीं है। लॉस ऑन इशू डिवेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट हो जाएगा एज ए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जब तक हम पे नहीं करते ये बुक्स में क्रेडिट ही रहेगा, और बैलेंस शीट में हम रिटेन करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में। तो वो अमाउंट कितनी होगी? दैट आई एम आस्किंग। बहुत इजी आंसर है, 5% प्रीमियम हमें पे करना है 5 साल के बाद एक्स्ट्रा इन डिवेंचर्स के रिडेम्पशन पे। तो वो 5% किसका होगा? यस एवरीवन, फेस वैल्यू। बताओ ना किसका, क्या करूं मैं? मुझे नहीं आता, 2000 into 5 हो जाएगा सर। मुझे नहीं आता ये, आप बताओगे क्या होगा? तो 2000 into 5 हो जाएगा। या दूसरा वे आउट क्या हो सकता है? तो 5 into 2000 हो जाएगा। वो तो एक तो है, 2 लाख का 5% कर दो। हाँ एक ही बात है, मतलब दोनों ठीक है, एक ही बात है ना। 2 लाख रुपीज अमाउंट में आ गई, रुपीज 2 लाख हो गया, उसका 5% कर दो, तब भी 10,000 ही आएगा। या नंबर्स पता है हमें
अच्छा, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो नंबर्स होते हैं 2000 अगर नंबर्स है तो हर एक डिवेंचर होल्डर को हमने कितने पैसे देने एक्स्ट्रा? 5 रुपए। 5 रुपए क्यों बेटा? क्योंकि फेस वैल्यू 100 रुपीज है, और अगर हम 5% एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो 100 का 5% 5 रुपीज। तो ये बात आपको मैंने डे 1 से बता रखी है कि डिवेंचर चैप्टर में या शेयर चैप्टर में जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं डिस्काउंट, प्रीमियम या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, नया पॉइंट आ गया, कुछ भी निकालना है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटर मनी, जो भी परसेंटेज में दिया आपको वो फेस वैल्यू का होगा। तो अगर मुझे एप्लीकेशन मनी 25% पे करनी है तो वो 100 का 25% होगा। वो विद प्रीमियम जो अमाउंट आती है 110 उसका 25% नहीं होगा, या डिस्काउंट के बाद जो 90 रुपीज आते हैं उसका 25% नहीं होगा, वो फेस वैल्यू का होगा, हमेशा फेस वैल्यू का। सो इसलिए बेटा 5 रुपीज को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से। या और सिंपल है कि जब हमने एक बार फेस वैल्यू निकाल ही ली तो वो तो तब था ना नंबर्स की बात की, नंबर्स इनटू फेस वैल्यू, नंबर्स इनटू प्रीमियम। अब तो एंट्री बन चुकी है, सेट है वो एंट्री, आपको सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा और डालनी है, फेस वैल्यू का 5%, दैट इज 10,000, या नंबर्स इनटू 5। बात सिर्फ समझने की है कि मुझे समझ आ गया सर कि 5 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देने हैं, बस बात खत्म। मुझे हर एक डिवेंचर होल्डर को 5 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, और मेरे कितने डिवेंचर होल्डर्स हैं? 2000। और यही एज ए लॉस, यही एज ए लॉस ऑन इशू डिवेंचर डेबिट हो जाएगा 10,000 से। तो अभी मैं बाकी हाईलाइट हटा देता हूं आपके लिए। अब सिर्फ आपको जो दिख रहा है दैट इज 10,000 डेबिट भी हैं और 10,000 क्रेडिट भी हैं, बाकी सब साइड पे, सबको इग्नोर कर दो, सब चीजों को, सिर्फ अपना फोकस इस बात पे दो कि दिस इज योर कंप्लीट एंट्री। तो ये केस भी बन सकता है आपका। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज वेंडर केस। मैं ये ट्राई कर रहा हूँ वेंडर केस के जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, जितने भी बनते हैं, वो सारे के सारे एक लेक्चर में कवर हो जाए, वही आपके सामने है। अब लास्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। यस एनीवन, कोई डाउट है यहाँ पे किसी का? ओके दैट्स गुड। सो आई होप जो लोग बाद में देखेंगे रिकॉर्डिंग उनके भी कुछ ऐसे ही रहेगा चीज़, डाउट्स नहीं होंगे। अगर हैं या अभी आप देख रहे हो डाउट है तो बेटा अभी कभी मुझे आप मैसेज कर दें, मतलब जब आप रिकॉर्डिंग देखते हो, क्योंकि वो एक रिकॉर्ड बन जाएगा आपका, व्हाट्सएप रहेगा रिकॉर्ड कि आपके ये डाउट्स आए थे, मेरे कंसर्न में रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में ऑटोमेटिकली मैं कवर भी कर दूंगा, या आप लाइव होके डाउट्स पूछ लीजिए कभी भी। अब लास्ट टॉपिक है हमारा, वो क्या है? हाँ जी, कौन बताएगा क्या रह गया अब लास्ट टॉपिक? राइटिंग नहीं वो तो चैप्टर का टॉपिक है लास्ट ना। वेंडर कैसी बात हो रही है बेटा आज हमारी? सर कोलैटरल सिक्योरिटी। बेटा फिर कोई बात सब परचेज ऑफ बिजनेस। हाँ वो तो अभी दो टॉपिक हैं, आई नो, कोलेटरल सिक्योरिटी या राइटिंग वो वाला पार्ट, ये दोनों टॉपिक एक ही क्लास में हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास विल बी लास्ट क्लास यू कैन से, अगर आपके क्वेश्चन के डाउट नहीं हुए। अगर क्वेश्चन के डाउट हुए तो फिर तो हम उन्हीं में रह जाएंगे, वो डिपेंड करता है। फिर भी एक टॉपिक तो आई थिंक हो ही जाएगा नेक्स्ट क्लास में। मैं ये बात कर रहा हूँ वेंडर केस के अंदर अब एक चीज रह गई है पेंडिंग हमारी आपके साथ, वो पॉइंट क्या है? दैट पॉइंट इज कॉल्ड कि जब आप एक बिजनेस परचेज करते हो, वो तो वैसे बताया था ना, अभी समझाने का पॉइंट तो पेंडिंग है ना। अगर आप कोई बिजनेस परचेज करते हो तो आप एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों को टेक ओवर कर रहे हो, और वहां एक परचेज कंसिडरेशन दैट इज कॉल्ड एग्रीड प्राइस बिटवीन द कंपनी दैट इज यू एंड वेंडर के बीच में फिक्स होती है। ऑब्वियसली वेंडर चाहेगा ज्यादा प्राइस उसको मिले, ही विल कोट हायर प्राइस ऑफ हिज बिजनेस। अब क्योंकि आपको ये एक एसेट तो नहीं सेल कर रहा, वो एक एसेट का मतलब ये होता है ना कि हम किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से उसकी मशीन खरीद रहे हैं, वो तो एक सिंपल है कि वो फर्नीचर बेचते हैं, शॉप ही फर्नीचर की है, तो वो फर्नीचर का बिजनेस नहीं सेल कर रहे आपको, वो एक फर्नीचर बेच रहे हैं जो उनका रूटीन बिजनेस है।
आप परचेज करो या कोई लेमैन करे, आप क्या फर्क पड़ता है। तो देन उस केस में आप एज ए कंपनी आप कुछ एसेट्स परचेज करते हो या कोई एक एसेट परचेज करते हो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसमें बाकी सारे पॉइंट्स तो कॉमन ही रहेंगे जो इसमें भी आएंगे। तो मैं अब यहाँ पे सिर्फ गुडविल और कैपिटल रिजर्व की बात करने वाला हूँ। अगर एक एग्रीड प्राइस पे ये लगता है हमें कि हमें कैपिटल गेन हो रहा है, मींस कंपनी को लगता है, बेटा वेंडर को नहीं, यू आर ए कंपनी, आप कंपनी के अकाउंटेंट हो, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे ना कि आप कम पे कर रहे हो तो दैट इज कैपिटल गेन, ज्यादा पे कर रहे हो तो दैट इज कि आप एक इनटेंजिबल एसेट परचेज कर रहे हो जो दिख नहीं रही, लॉस कह देते हैं लेमन लैंग्वेज में, बट एक वो इंटेंजिबल एसेट जो हमें दिख नहीं रही, हम उसके लिए पे कर रहे हैं। तो मैं आप उसकी एग्जांपल ले रहा हूं। तो पहला पॉइंट, जब हम कोई भी एक एंट्री पास करेंगे बेटा, एसेट्स डेबिट होंगी, बताइए हमें। अभी आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है, आप सबने +1 में किया हुआ है, याद है सबको? +1 में बेटा हम सबने एक कॉन्सेप्ट किया हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? हाँ जी, क्या लिख रहा हूं मैं? दिख रहा है सबको? हाँ, दिख रहा है सबको, समझ आ रहा है क्या लिख रहा हूँ? अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें कहा जाता है कि हम बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स कर लें, चाहे वो हमारे बिजनेस की ये पहली ट्रांजेक्शन है या 1 लाख ट्रांजेक्शन्स करने के बाद, 10 साल बिजनेस करने के बाद भी हमारे बिजनेस की इक्वेशन यही रहेगी, डेबिट्स इक्वल टू क्रेडिट। तो ये बात सिर्फ एक चैप्टर की नहीं है, ये हमारे होल कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग के होल कॉन्सेप्ट की है, जिसपे हमारा अकाउंटेंसी टिका हुआ है, डेबिट एंड क्रेडिट, कि डेबिट क्रेडिट के इक्वल होगा। इट मीन्स हमारे बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं वो दो चीजों की इक्वल होंगी। कौन सी दो चीजें? किसके इक्वल होंगी बेटा? टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, यस। और टोटल लायबिलिटीज को अगर मैं ओपन करता हूं तो उसमें से क्या निकलता है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और लायबिलिटीज का मीनिंग है आउटसाइडर्स, तो मैं OL लिख सकता हूं आपके लिए रेफरेंस के लिए, OL एंड कैपिटल। तो ये जो हमने +1 में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बहुत ही सिंपल सा अकाउंटिंग क्वेश्चन, बट ओवरऑल वो पूरी अकाउंट्स को कवर करता है, हमें समझाता है कि ड्यूल एस्पेक्ट क्या है। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का ही दूसरा नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सॉरी अकाउंटिंग क्वेश्चन। तो ड्यूल एस्पेक्ट या अकाउंटिंग क्वेश्चन जो ये कहता है, एवरी टाइम दिस इक्वेशन विल होल्ड गुड, डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट। तो बेटा यहाँ पे वही होने वाला है। अच्छा, हमने इसको दूसरी बार एज ए ओपनिंग एंट्री भी किया था। देखो ना, मेरा माइंड अगर स्कैनिंग करता है तो मैं यहाँ पे दो चीज़ों को स्कैन कर पा रहा हूँ जो आपके साथ डिस्कस हुई है। अब हम वीको में क्या पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें तो स्कैन नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारा इस टाइम इंटेंशन क्या चल रहा है कि +1 +2 में क्या हमने किया है, जिसका लिंक हमें यहाँ लेना है, वो है ये दो चीज़ें, ओपनिंग एंट्री एंड अकाउंटिंग क्वेश्चन। इन दोनों में जो आपने समझा है उसको नॉलेज को यूज़ करना, क्योंकि फाइनली एग्जाम में यही केस आता है जो भी हम करने वाले हैं। वो बाकी जो हमने किया वो हमारा एक इंटीग्रल नॉलेज है, इंटरनल नॉलेज है, जो एक जनरेटिव बनाने में हमारी हेल्प करता है। हम एक कंपनी के एसेट परचेज कर रहे हैं, लायबिलिटीज परचेज कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, मतलब लायबिलिटीज हमें अच्छी तो लगती क्योंकि हमें पे करनी पड़ेगी, मतलब एक हमारे लिए अच्छी चीज़ है, एसेट्स गुडनेस है, हम चाहते हैं हमारे पास एसेट्स हों, लेकिन हम कभी नहीं चाहते कि हमारी लायबिलिटीज भी हों। लेकिन जब हम एक बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो हमें दोनों ही टेक ओवर करने पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ ना ऐसा होता है कि लायबिलिटी भी कौन कौन सी टेक ओवर कर रहे हो आप, वो डिटेल में तो आपके लिए नहीं है, लेकिन जब हम कंपनी लेवल पे कभी जाते हैं तो कंपनी जब कोई बिजनेस टेक ओवर करती है तो वेंडर के साथ ये बात होती है कि हम कौन सी लायबिलिटी टेक ओवर करेंगे, कौन सी नहीं करेंगे। हम एक लायबिलिटी छोड़ भी सकते हैं कि हमें आपके क्रेडिटर्स टेक ओवर नहीं करने, इनको आप संभाल लो, आप ही पे ओवर करना, हम आपको पैसा दे देंगे थोड़ा बहुत, आप उससे इनको सेटल कर लो। बट ये पॉइंट आपके लिए ज़्यादा कंसर्न नहीं है, ज़्यादातर ये वाइंडिंग अप में रहते हैं, कोई कंपनी वाइंड अप हो रही है और हम उसको खरीद रहे हैं। अब एज इट इज चलता हुआ बिजनेस खरीद रहे हो जब आप रनिंग बिजनेस किसी का, तो चाहे वो कोई पार्टनरशिप कंसर्न हो सकती है, कोई दूसरा कंपनी हो सकता है, या कोई सोल ट्रेड हो सकता है कि वो कोई शिफ्ट हो रहा है, फॉरेन कंट्री में सेटल हो रहा है, तो जाते वक्त वो इंडिया में अपनी कंपनी या अपनी फर्म बेच के जाएगा। यू आर ए कंपनी और आप उसको टेक ओवर कर रहे हो अपनी एक्सपेंशन के लिए, तो आप एक एसेट परचेज करोगे उसकी,
लायबिलिटीज परचेज करोगे। ऑब्वियसली बेटा अब हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन या ओपनिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाता है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा। कैपिटल रिजर्व। नहीं अहमद कहाँ पहुंच गया इतनी जल्दी बेटा। एसेट्स में से लायबिलिटीज जब हम माइनस करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा कैपिटल। तभी इक्वेशन, तभी आपने खुद तो बोला कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट। मुझे भी लगा आप उसमें हाँ इसके बाद वो इसके बाद आएगा बेटा, एक स्टेप बाद में। तो एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस होगी। आई नो आप सबको ये कॉन्सेप्ट आता है, बट अब मुझे तो एज पर टीचिंग एक ही स्टेप आगे बढ़ने हैं, एक लेक्चर रिकॉर्ड करने, फ्रेम करने। तो एसेट्स में से लायबिलिटीज जब माइनस करेंगे तो कैपिटल आएगी। उसी कैपिटल का नाम यहाँ पे क्या रखा जाता है। अब क्योंकि अकाउंटिंग क्वेश्चन तो नहीं है, हम तो वेंडर से बात कर रहे हैं, मीन्स हमने वेंडर को कितने रुपए देने हैं, तो बेटा उस कैपिटल की जगह पे उस वेंडर का नेम आ जाता है। अब इससे पहले जो हमने केस किया था उसमें वेंडर का नेम डायरेक्टली आ गया था। देखिए वो भी सब हमारे पास अभी एज इट इज रिकॉर्ड है। पहली एंट्री देख रहे हो, देख रहे सबको। यहां पर हमने डायरेक्टली बोल दिया एसेट टू वेंडर, क्योंकि कोई हिसाब किताब ही नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, मैं तेरा फर्नीचर खरीद रहा हूँ, बता कितने का लगाएगा, ऐसे ही बोलते हैं ना हम, फर्नीचर डेबिट टू वेंडर। या लैंड एंड बिल्डिंग अगर 4 लाख की है तो बता कितने की लगाएगा। वो 4 लाख की बिल्डिंग 5 लाख की भी दे सकता है एज पर इन्फ्लेशन रेट, मार्केट में प्राइसेस राइज कर रही हैं अगर, या मार्केट अगर डाउन चल रही है ना, तो हो सकता है वो 4 लाख की बिल्डिंग 3 लाख की लगाए, लेकिन एक डिसाइड हो जाएगा बस मुझे उतना लेने हैं, एसेट डेबिट टू वेंडर। बट अब यहाँ पर क्या हुआ, एसेट्स लायबिलिटीज दोनों आई एक साथ, तो इसलिए हमें यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि वेंडर को कितने रुपए देने हैं। मैं एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, कि अगर आपने किसी से 1000 की एसेट्स परचेज की, वेरी सिंपल, 1000 की एसेट्स है उसके बिजनेस में, साथ में 300 रुपीज की लायबिलिटीज भी है उसके बिजनेस में, तो ओबियसली जब आप टेक ओवर करोगे दोनों चीजों को, उसी को बोलते हैं बिजनेस, कि आप बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो। तो 1000 माइनस 300 दैट इज 700। तो यहां पर वेंडर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 700 से, दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। व्हाई, बिकॉज यू आर डिसाइडिंग, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो मानता हूं ये वाला केस तो एग्जाम में नहीं आता कि क्वेश्चन साइलेंट हो, क्योंकि जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम खुद बेटा, हम यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं, वी आर द डिसीजन मेकर। हम डिसाइड करेंगे कि 1000 माइनस 300 कितना होगा, बट यहाँ तो डिसाइड करके दिया जाएगा। तो एक तो ये केस बन गया, वेरी सिंपल। दूसरा केस क्या बनते हैं, दैट वाज द फर्स्ट केस। अब हमारा सेकंड केस क्या बनता है कि ये 700 आपको दिए जाएंगे एज ए 850, इट विल बी रिटर्न द परचेज, पर्टिकुलर ये वर्ड यूज होता है, द परचेज कंसिडरेशन, या होता है एट एग्रीड प्राइस। कंपनी, कोई भी एबीसी कंपनी, जैसे आप हो, यू आर एबीसी कंपनी, एबीसी कंपनी परचेजिंग द बिजनेस ऑफ एनी पर्सन, लिखा होगा एसेट्स ऑफ रुपीज 1000, लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 300, एंड द एग्रीड प्राइस या परचेज कंसिडरेशन वाज फिक्स्ड एट 850। अब तो इक्वेशन होल्ड नहीं हुई, नाउ इट्स नॉट होल्ड गुड, अब तो इक्वल नहीं हो रही, अब हमें इक्वल करना है। तो यहां बेटा वो आता है डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर। इस अभी तक के किसी, इसलिए मैंने इस पॉइंट को बिल्कुल लास्ट में लिया है, क्योंकि आपके दिमाग में ना बैलेंसिंग फिगर चलती रहती है हमेशा, तो आप वहां उसी पॉइंट को डिस्काउंट वाले केस में, प्रीमियम वाले केस में भी डाल देते हो। तो याद रखना बेटा, पहला पॉइंट क्या है, इसलिए इस टॉपिक को ही अलग कर दिया हमने कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व। मैं लिख देता हूं यहाँ पे गुडविल, क्योंकि ये आप सबके दिमाग में तो है ही है पहले से शेयर चैप्टर करने के बाद, कि यहाँ पे 2 केस बनते हैं। अदर बैचेस हम अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, थोड़ा सा लॉन्ग क्लास रखी गई थी अकाउंट्स की नोइंगली, सो दैट ये चैप्टर जल्दी से जल्दी ओवर हो जाए और हम नेक्स्ट बुक में चले जाएं, क्योंकि इस बुक का सिर्फ एक ही चैप्टर है ये। तो तभी इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में कहीं भी बिजी किया गया आपको, 2 आवर्स का क्लास रखा गया। आई थिंक ये लास्ट क्लास ही है 2 आवर्स की, इसके बाद तो आपका टाइम स्टिक्ट हो जाएगा वही सेम 3:15 to 4:45। फिर उसके बाद मैक्रो होगी, मंडे ऑल्टरनेट पे बिजनेस स्टडीज, इंडियन इकोनॉमी रहेगी, सब कुछ साथ साथ चलेगा। तो बेटा आज अपने
सब बैकलॉग को कंप्लीट कर लेना, कुछ भी अगर आपका पेंडिंग है। और टेस्ट भी आपका इस वीक में होने वाला है इस चैप्टर का। तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व क्रिएट ही तब होंगे बेटा जब वेंडर का प्राइस दिया होगा, परचेज कंसिडर दी होगी, तो वो अपने आप आ गया। अब देखो एज ए बैलेंस फिगर 1150 में से 1000 माइनस कर दो, व्हाट कम्स हियर 150। इस 150 को क्या नेम देंगे? यस, वेरी गुड, गुडविल। और यहां लिखा जाएगा बैलेंसिंग फिगर, गुडविल अकाउंट डेबिट एज ए बैलेंसिंग फिगर। क्योंकि ये वो एसेट है जो दिखाई नहीं देती, तभी इसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल, हम परचेज तो कर रहे हैं बट हमें भी नहीं पता कि हम वो गुडविल परचेज कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी को हायर वैल्यू पे परचेज करते हैं, ऑब्वियसली जैसे आप कोई एक स्टार को कोई भी कंपनी अपना ब्रांड एम्बेसडर डिसाइड कर रही है, अब वो अगर वो मेगा स्टार है तो ऑब्वियसली वो आपको ऐसे तो नहीं मिलेगा 5 लाख में, वो तो 5 करोड़ में मिलेगा शायद, या 25 करोड़ में, या 30 करोड़ में, 50 करोड़ में। वही एड एक नॉर्मल पर्सन अगर 5 लाख में करने को तैयार है, तो आप फिर भी 30 करोड़ देके किसी स्टार को ले रहे हो, किसी क्रिकेटर को ले रहे हो। अब देखो ना, एड्स आती हैं, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं ये लोग, स्टार्स या स्पोर्ट्स पर्संस। तो ब्रांड वैल्यू के हिसाब से बेटा, सुपरस्टार है, मेगा स्टार है, तो शायद वो 30 करोड़ मांग ले। और नॉर्मल लोग जो ऐड करते हैं, जिनको हम जानते भी नहीं होते, है ना, उनको अगर आप 1 लाख पे कर दोगे, शायद वो 1 लाख में मान जाए, उनको तो ऐड मिलने से मतलब होता है। तो कहने मतलब यहाँ जिस कंपनी को आप परचेज कर रहे हो उसकी अगर ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, मीन्स यू वांट टू परचेज दैट, ऑब्वियसली डोमिनेटिंग पावर किसकी होगी? वेंडर की होगी। तो वो आपको बोलेगा आई नीड 850, अगर आप 850 देते हो देन आई एम रेडी टू सेल, अदरवाइज नहीं। तो बेटा ये 150 रुपीज का गुडविल क्रिएट हो जाएगा, गॉट इट। और अगर यहां पर दूसरा केस क्या आएगा, सेकंड केस क्या आएगा, अगर वेंडर यहां पर ये कहता है कि जो दे दो चलेगा, क्योंकि अब वेंडर शायद लॉस में है, उसकी कंपनी बंद हो रही है, एंड वो चाहता है कि जो मिल जाए बहुत है। अब यहां डोमिनेटिंग पावर किसकी होगी? कंपनी की। तो परचेज कंसिडरेशन कितनी फिक्स होगी? 600। अब ये तो सब दिया होगा, मैं सिर्फ लॉजिक्स इसलिए बता रहा हूँ कि लॉन्ग लास्टिंग आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा, क्योंकि आगे फर्दर भी आपके स्टडीज में यूज होने हैं ये टॉपिक। तो 600 अगर फिक्स होता है, ये सब गिवन होगा। अब क्वेश्चन साइलेंट नहीं ना, क्वेश्चन साइलेंट नहीं है। अब आपको बताया हुआ है कि या तो 600 या 850। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वो आपके लिए कितना था? 700। तो बेटा अब आप वेंडर को कितने दोगे? 600। अब इस हिसाब से आपको क्या हो गया? गेन, क्योंकि आपके पास अब गुडविल तो नहीं होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली एक ही चीज आएगी। अब आपके पास क्योंकि 1000 रुपीज की एसेट्स आ रही हैं, जिसके अगेंस्ट 300 रुपीज की आप लायबिलिटी टेक ओवर कर रहे हो, मींस नेट एसेट। अभी तक ध्यान रखना बेटा, एक वर्ड और निकल के आ रहा है सामने, दिस इज कॉल्ड नेट एसेट। आप एसेट्स और लायबिलिटीज को जब माइनस करते हो तो आपके पास क्या आ गई? नेट एसेट। तो नेट एसेट कितनी है? 700। तो 700 जो नेट एसेट है उसके अगेंस्ट आप कंपैरिजन कर रहे हो। इसलिए दिमाग में बेटा ये रखना, मैं 1000 माइनस 300 जो हमारा ओपनिंग एंट्री का फंडा था, कि मैं 700 का कैपिटल 700 में परचेज कर रहा हूँ, तो कोई गेन लॉस नहीं है। 850 में परचेज कर रहा हूँ तो मुझे 150 का एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, जो लॉस ना होकर एक इंटेंजिबल एसेट क्रिएट करता है, गुडविल। और ऐसी गुडविल को बुक्स में शो भी किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है बताओ, एनी वन ऑफ यू? कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमें बताता है कि गुडविल को कब शो करना है, कब नहीं शो करना? अकाउंटिंग 26। हाँ, जो इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब देखो ये नॉलेज होना कितना इंपॉर्टेंट बात है। वेंडर का क्वेश्चन तो मैं करवा ही रहा, अब सबको आता ही ना, वो नॉलेज को टच करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो ये आपको होना चाहिए किसी वाइवा में, एमसीक्यूज में, कहीं ना कहीं, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि हम सिर्फ वो गुडविल बुक्स में शो कर सकते हैं जो परचेज्ड गुडविल है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कॉमन है ना, सोल ट्रेड हो या कंपनी हो, तो कंपनी अब बेटा गुडविल को डेबिट कर सकती है क्योंकि यहाँ हमने गुडविल परचेज की है। तो ये एग्जांपल आपको यहाँ पे समझ आती है
क्योंकि उस टाइम शायद आपको समझ नहीं आता पार्टनरशिप में कि हम गुडविल क्रिएट क्यों नहीं कर सकते, डेबिट क्यों नहीं कर सकते, या अगर डेबिट करेंगे तो क्रेडिट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि तब हमने एक्चुअली परचेज नहीं की होती गुडविल, वो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। बट जब हम वेंडर केस में जाते हैं तो यहाँ हम खुद 850 रुपीज़ दे के वो 150 रुपीज़ की गुडविल परचेज करते हैं, लेकिन यहाँ हमें फायदा हो रहा है जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व। कितने का फायदा हो रहा है बेटा? 100 100 का। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, 1000 में से जब हम ये माइनस कर देंगे 900, तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली क्या आएगी 100, और हम इसको बैलेंस शीट फिगर लिखेंगे। ये लेक्चर शॉर्ट में हो सकता था, बट ये कंप्लीट पैकेज है, जितने भी इसके ऊपर रूल्स बेसिक्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगते हैं, रेस्ट रह गया क्वेश्चंस का पॉइंट बात, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। अभी क्लास सिर्फ 5 मिनट्स की रहेगी, और यहाँ तक डाउट है बेटा किसी का? No, sir. बस और 5 मिनट्स रुकिएगा। सो एवरीवन, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है आपको वेंडर का? पहले डाउट्स हुए हमारे आज हाफ एन आवर, रिमेनिंग टाइम में हमने इस अबाउट 80 to 90 मिनट्स की क्लास में वेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। शेयर्स में और डिवेंचर में कॉमन था, डिस्काउंट केस एक्स्ट्रा ऐड हुआ था। नाउ यू हैव द क्वेश्चंस। तो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो टीएस ग्रेबल बुक का पेज नंबर बता सकते कोई? न्यू बुक्स के हिसाब से पेज नंबर क्या है? 10.65. 10.65। यस, तो बेटा 10.65 बुक में टीएस ग्रेबल बुक का पेज नंबर है, जहां से ये वेंडर केस स्टार्ट होता है। फर्स्ट 12 क्वेश्चन हमने लेक्चर 2 में कवर कर लिए थे। लेक्चर 5 में अब हम बात करने वाले हैं 13 ऑनवर्ड्स की। तो 5 मिनट्स में मैं आपको पूरा सीन घुमाता हूँ, एंड तक चलते हैं। दैट विल बी योर होमवर्क। तो आप बेटा इसको ऑनेस्टली होमवर्क करिएगा। पहला केस बहुत सिंपल है, हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं और बदले में डिवेंचर्स दे रहे हैं डिस्काउंट पे। कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चंस नहीं होते अगर, तो ऑब्वियसली अब तो नेक्स्ट डे मिलेगा हमें इसके लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेटा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। यस, एक बार रीड करें क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करें। क्या लिखा बेटा यहाँ पर? सर इस केस को करने के लिए रोका हुआ मैंने आपको। अमृत लिमिटेड वॉज प्रमोटेड बाय अमृत एंड भास्कर। तो बेटा ये लोग क्यों कौन बन गए? इनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स। जब कोई प्रमोटर कंपनी बनाता है या प्रमोट करता है, तो उसको फ्री में कंपनी की तरफ से डिवेंचर्स, क्योंकि वो आइडिया, वो कंपनी को बनाने का जो पूरा प्रोसीजर है, टेंशन है, टाइम, पैसा सब वो खर्च कर रहा है, तो उसकी इस सर्विस के बदले में उसको डिवेंचर्स मिलते हैं या शेयर्स मिलते हैं। तो ये पॉइंट शेयर्स में भी आया था बेटा। इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं इसको? Incorporation expense. इसको फॉर्मेशन एक्सपेंस भी कहा जा सकता है। होते तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ही हैं एक तरह से, जो कंपनी स्टार्ट होने से पहले या डिवेंचर इशू होने पे है। हो सकता है कंपनी स्टार्ट भी हो रही है अभी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉमनली हम इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो ये भी हम राइट ऑफ करते हैं, ये भी हमारे लिए एक
कैपिटल लॉस जैसा ही है, ठीक है। तो इसका नेम है इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये भी राइट ऑफ हो जाएंगे। तो जब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा लॉस टू बी रिटन ऑफ, तब हम इसकी भी बात कर लेंगे अभी, लेकिन इस टॉपिक को नहीं स्टार्ट करते। बट अभी जस्ट एंट्री की बात हो रही है। इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस क्या होता है, ये डेबिट होगा और बाद में ये क्रेडिट होकर राइट ऑफ हो जाएगा। किस में से करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये बात नेक्स्ट लेक्चर की है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वेंडर से एक प्लांट परचेज कर रहे हो और उसके बदले में वेंडर को प्रीमियम पे डिवेंचर दे रहे हो। तो ये मैं आपको करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको होमवर्क बता रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस नहीं होते तो फिर नेक्स्ट क्लास में इन्हीं की बात करेंगे। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करना है और बताना भी है। इन शॉर्ट आप इतना लिख सकते हो 100 + 20%, इन शॉर्ट चलेगा। ये नहीं कि वर्किंग नोट बहुत डिटेल में बनाना है और आप स्लो हो गए और टाइम ज़्यादा लग गया एग्जाम में। वर्किंग नोट शॉर्ट हो सकता है, बस समझना चाहिए, वो इतना भी बहुत है। 5000 डिवेंचर्स नंबर्स निकाले हमने, फेस वैल्यू 100 + 20%, 20, 120, समझाने की बात अलग होती है। अब आपको समझ आ गई तो सीधा 100 + 20% और फिर बाकी रफली कैलकुलेट कर लो। तो ये सोल्यूशन आपको हेल्प करेगा प्रेजेंटेशन समझने में। उसके बाद फिर अनन्या लिमिटेड है, यहाँ पर हम वहां से परचेज कर रहे हैं। यहाँ अगेन देखो बेटा, अनन्या लिमिटेड परचेज, तो आप कौन हो, अनन्या लिमिटेड, और आप एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस खरीद रहे हो 2 लाख रुपए का, जिसमें 65,000 चेक से पे करना है। तो बिजनेस 2 लाख का है, लेकिन 65,000 चेक से पे करना है और बाकी का डिवेंचर से। तो यहाँ बेटा कहीं भी गुडविल की या कैपिटल रिजर्व की बात नहीं आएगी। ध्यान से सुन लो बेटा, सिली मिस्टेक यहाँ होती है। स्टूडेंट्स को लगता है कि डिफरेंस या कुछ ऐसा, पता नहीं क्या करते हैं वो। मैंने आपको बोल दिया गुडविल या कैपिटल रिजर्व की बात तभी आएगी अगर हम एक कंप्लीट बिजनेस, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों को एक साथ परचेज कर रहे हैं और फिर वहां परचेज कंसिडरेशन कुछ और बनती है और एसेट माइनस लायबिलिटी कुछ और बनता है। समझ गए मैंने क्या बोला? एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल या नेट एसेट। तो नेट एसेट कुछ और बनती है, वो बनती है 700 रुपए एज पर आवर एग्जाम्पल, और आप परचेज करो कितने का, 850 का, या परचेज करो 600 का। तो सिर्फ वही केस है गुडविल का या कैपिटल रिजर्व का, नथिंग एल्स, और कहीं नहीं आएगी बात। ये सिंपल चल रहा है कि हम किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, उस बिजनेस में क्या एसेट्स हैं क्या लायबिलिटीज हैं हमें नहीं बताया, सिंपल बताया कि 2 लाख का बिजनेस 2 लाख में खरीद रहे हैं। या तो बोलते कि यहाँ 2 लाख का बिजनेस हम 2,50,000 में खरीद रहे हैं, तब तो समझ आती है बात की 50,000 गुडविल है। तो ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के थ्रू समझ आएंगी हमें। तो ऑब्वियसली हमने एक क्लास में टॉपिक कर लिया, डिस्कशन होगी। नेक्स्ट क्लास में आप प्रैक्टिस करके आओ, जैसे आपका माइंड भी थोड़ा सेटअप हो जाएगा कि कितना आपको आता है। फिर एक एक क्वेश्चन को, जैसे हमने अभी तक इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को किया है फर्स्ट 4 लेक्चर्स में, तो इन क्वेश्चन को भी 1 बाय 1 करेंगे और आपके डाउट्स आएंगे। लिखने का काम खत्म हो गया, ऑलरेडी आपके सामने सॉल्व है, तो टाइम मिल गया ज़्यादा आपके डाउट्स के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए। डिस्काउंट केस है, ठीक है, वो बात होगी पुरानी। फिर मशीन परचेज कर रहे हैं, डिस्काउंट पे है। फिर एक एसेट परचेज कर रहे हैं, ये दैट्स वाई ये केस इंपॉर्टेंट है। एसेट परचेज कर रहे हैं, एक लायबिलिटी परचेज कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है। चेक कर लो बेटा, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख के समझ आ गया, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है। इसलिए हमने डिसाइड किया, हाँ जी एवरीवन, किसने डिसाइड किया? हम लोगों ने डिसाइड किया कि एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू वेंडर, जिसको बोलते हैं कैपिटल या नेट एसेट। तो नेट एसेट मेथड बोलते, ये एक मेथड है, आगे बीकॉम में हम टीच करते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड नेट एसेट मेथड, जहां एसेट्स माइनस लायबिलिटी के डिफरेंस को ही परचेज कंसिडरेशन समझ लिया जाता है एज ए क्वेश्चन साइलेंट। फिर उसके बाद है कि 18 लाख कैसे पे करने हैं, लिखा ना, 10% ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। तो जितने भी पॉइंट्स इसमें बनते थे, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए फ्रेम कर दिया, एक एक वर्ड उसमें कवर्ड है। तो परचेज कंसिडरेशन का 10%, दैट इज 18 लाख का 10% डिस्काउंट दिया गया। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 10% डिस्काउंट दिया गया
परचेज कंसिडरेशन को पे करने के लिए। तो मीन्स अगर परचेज कंसिडरेशन 18 लाख है तो हम उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं, बट वो डिस्काउंट कितना होगा, ये नंबर ऑफ डिवेंचर पॉइंट है, बट मैंने उस टाइम रॉन्ग बोल दिया था। आई रिपीट, 10% ऑफ, मेरे से बाय मिस्टेक 10% ऑफ रीड हो गया था। इट इज 10% ऑफ डिस्काउंट है ये एज परचेज कंसिडरेशन, वो तो ठीक है, समझ आ गई बात हमें। तो इट मीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि 20 लाख रुपीज की एसेट 2 लाख के क्रेडिटर्स को माइनस करके हम 18 लाख में परचेज कर रहे हैं इसका बिजनेस, और ये 18 लाख जो हम पे करेंगे वो 10% डिस्काउंट पे करेंगे। तो 18 लाख क्या है, परचेज कंसिडरेशन दैट विल बी पेड थ्रू डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। तो वही सेम बात बता, एक डिवेंचर 100 का है और 10% डिस्काउंट पे 90 रुपीज, तो इट्स कॉमन जैसे नॉर्मल केस होते हैं। तो 18 लाख को जब 90 से डिवाइड करोगे नंबर्स आ जाएगा, नंबर्स कितने आएंगे 2000, सॉरी 20,000 आएंगे नंबर। तो 20,000 नंबर्स इंटू 100 फेस वैल्यू आ जाएगी, नंबर्स इंटू नंबर्स कितने आए 20,000, तो ये 20,000 है, 20,000 इंटू 10, 20,000 इंटू 10, डिस्काउंट 2 लाख है। तो मीन्स वही सब चीज़ें हैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दी गई हैं, डू इट, फिर हम बात करेंगे। और फिर जब आगे बढ़ोगे तो बेटा वो केस आ जाएगा जहाँ गुडविल आएगी, एंड इट्स ए गुड क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हो एट पार है, डिस्काउंट है, प्रीमियम है, तीनों केस है बेटा यहाँ पे। तो गुडविल बैलेंस शीट फिगर होगी, कैसे होगी ये सब आप समझोगे ध्यान से कि 4 लाख की एसेट्स हैं, 3,80,000 सॉरी 50,000 की लायबिलिटीज हैं। अब आप ध्यान दो, 4 लाख और 50,000 को जब माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 लाख माइनस 50,000 3,50,000, लेकिन 3,50,000 के बदले में कितना पैसा देने का प्रॉमिस है, हाँ तो ऑब्वियसली बेटा देखो 350 बनता है आपका कैपिटल अमाउंट या नेट एसेट अमाउंट ए माइनस एल, बट हम इसके बदले में कितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं हम इसके बदले में 380, तो 30,000 रुपीज हमारा क्या हो गया, गुडविल, एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया गुडविल का, एक्स्ट्रा अमाउंट। तो गुडविल का ऑन डेबिट 30,000। फिर उसके बाद डिवेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम पे भी है और साथ में कैश भी दे रहे हैं हम, वो सब आपको समझ आ जाएगा। लेकिन ये केस इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्लास वर्क के लिए पेंडिंग छोड़ दो, बिकॉज इसमें एक और पॉइंट है कि अगर नंबर्स पॉइंट्स में आए, फ्रैक्शन में आए बेटा, तो इसलिए वो केस आएगा, डोंट वरी। यहाँ पर क्या आएगा 3454.54 जब तुम डिवाइड करोगे, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना अभी, ये मेरे लिए छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इंपॉर्टेंट भी है और उसके थ्रू कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए पेंडिंग। 19 क्वेश्चन है एवरीवन एक्सेल लिमिटेड, फिर रामा लिमिटेड, ये आपका इसमें गुडविल क्रिएट होगी, फिर ग्रीन लिमिटेड इसमें कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा। तो अब टाइम ओवर हो गया, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास भी वेट करिए बाहर, नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स आ गए, तो अभी हम इसको और एक्सटेंड तो कर ही पाएंगे, तो इसलिए ये सब आपको अब प्रैक्टिस करके लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, और फिर एक क्वेश्चन और आएगा क्लास वर्क में, ये भी पेंडिंग छोड़ देना क्लास वर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर, बट आपको गो थ्रू हो गया ना, क्या होमवर्क है आपका 23, तो 19 क्वेश्चन नहीं करना, 23 नहीं करने आप, हाँ आपकी मेच्योरिटी लेवल के हिसाब से अगर कर लेते हो तो कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं, बट एक बार मैं करवाऊंगा। फिर 24th क्वेश्चन इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, यहाँ भी वही सेम पॉइंट है, और फिर 25th क्वेश्चन में तीनों केसेस हैं, 26 में भी तीनों केसेस हैं, बस बेटा। तो आपका होमवर्क है 26 तक, उसके बाद कोलेटरल सिक्योरिटी वाला टॉपिक आ जाएगा। ओके एवरीवन, तो होमवर्क क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 13 से 26 और 2 क्वेश्चन नहीं करने, 19th एंड 23, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। क्लास में ओवर कर रहा हूँ एवरीवन, एनीथिंग एल्स?
Good evening, sir. ओके, गुड इवनिंग बेटा, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा, गुड इवनिंग।